MCN की जानब से सैमसन जावेद कायरीन नाजरीन, आपको खुशामदीद। और आज के पैनलिस्ट जो बलूचिस्तान से अपने अपने शोबा में एक नामवर शख्सियत हैं, आज हमने अपने टॉक शो में मदु किया है। और आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है बलूचिस्तान की ज़बूं हली। नाजरीन, जहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी अनगिनत मसाइल का शिकार हों, मजहबी और फलाई अदारे अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हों, इस जदीद दौर में भी बिजली, पानी, गैस, गंदे पानी के निकास जैसी सहूलियात से महरूम हों और महाजरों जैसी बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हों, तो आप कैसे तालीमी, मजहबी, सियासी, माशी मसाइल का जिक्र कर सकते हो? और ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से दूसरे सूबों से सबसे बड़ा है, आबादी के लिहाज से छोटा है, मगर वो नेग्लेक्ट होता ही चला जा रहा है। और इस हालात में आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक मनारटीज और मसीही क्यों ना इन तमाम सहूलियात या उससे नेग्लेक्ट हों। गो के किसी वक्त एक बड़ी तादाद जो है वो कैंट में थी, फिर 1994 में वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। क्योंकि एक बड़ी वजह ये भी रही कि लोग घरों के लिए, महज घरों के लिए मुख्तलिफ बस्तियों में, कैंट में, आर्मी एरिया से बाहर नहीं निकलते थे। जब ऑपरेशन हुआ तो उन्हें मजबूरन जाना पड़ा, वो भी हालात हमने देखे। उनको घरों की पड़ गई, अब घर कैसे लिया। लेकिन थैंक गॉड कि उन्होंने अपने घर बनाए, फिर स्कीमें बड़ी आई। फिर सबसे जो एक अलमनाक या अलमियात हैं वो यही हैं कि बहुत सारे आए रोज नए से नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। इन्हीं को सामने रखते हुए हमने मुख्तलिफ शख्सियात को आज बुलाया है। और मैं इनका मुख्तसर तारफ करवाता चलूँ कि आज हमारे साथ सबसे पहले सनसन जेम्स हैं, जो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। और इनके जो एक हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत विलियम बरकत साहब हैं, जो साहब का MPA भी और बेहतरीन सोशल वर्क इन्होंने किया। हमें आज भी याद है कि किस तरह ये मुख्तलिफ तंजीमों को मुत्तहिद करके ये लगे रहते थे। और पश्तूनख्वा मिली पार्टी के रुकन हैं। फिर इनके बाद हमारे साथ शजान विलियम भट्टी हैं, जो आला तालीम याफ्ता हैं, डायरेक्टर सोशल रिलीफ डेवलपमेंट बलूचिस्तान, मेंबर NLD बलूचिस्तान हैं। उसके बाद हमारे साथ मेहमान हैं सैमुअल अयूब हैं, साबिक ऑफिसर DC ऑफिस बलूचिस्तान, मुख्तलिफ लोकल और कौमी सियासतदानों के साथ इन्होंने काम किया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बलूचिस्तान हैं। और चौथे जो मेहमान हैं इनका मैं जिक्र कर ही चुका हूँ। नाजरीन, हमारे मिशनरी अदारों ने बहुत फाल किरदार अदा किया। हमारी डेवलपमेंट में बहुत सारी शख्सियात सामने आई। सेंट माइकल स्कूल के बहुत सारे लोग पढ़े हुए आला पोस्टों पर रहे। उनके बाद आप भी हैं, उनके बाद अल्फला। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उनकी खिदमात को हमें याद भी रखना है। फिर फादर आटो के काफ़ी सारी खिदमात हैं, उनके बाद मिशन हॉस्पिटल की, फिर डॉन बास्को की। ये सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन कहते हैं मजहबी रहनुमा हो, चाहे सियासी हो, चाहे सोशल हो, चाहे एजुकेशनिस्ट हो, उसको मौजूदा दौर को देखते हुए अपने आप में चेंजिंग करनी चाहिए। तो ये हम देखते हैं। आज मैं सबसे पहले बात करूंगा सैमसन जेम्स की, कि हम अगर मसाइल पे पहले बात करेंगे तो उसका हल भी ढूंढेंगे। और मसाइल ज़्यादा इस वक्त क्या मसाइल हैं जो बलूचिस्तान को दरपेश हैं। तो सैमसन जेम्स, आप चूंकि MCN के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं,
और आप ये बताइएगा, आप पश्तून बेल्ट में रहते हो, गो के यहाँ रहते हैं, और आपके जो ससुराल है वो सिटी से रहता है, इस तरह आप दोनों से जान पहचान है, दोनों एरिया से। तो आप क्या समझते हो इस वक्त जो मेन मसला हमारा चल रहा है, वो क्या मसला है जो हमें स्कैंडलाइज कर रहा है, हमें बुराइयों की तरफ ले जा रहा है, ताकि हम आगे बढ़े? जी, सैमसन जेम्स। शुक्रिया सैमसन साहब। मैं जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है और मैंने चीज़ों को देखा है, उनके मुताबिक हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मसाइल हैं, वो चाहे बलूच बेल्ट हो या पश्तून हो, एरिया हो, तकरीबन एक जैसे हैं। और ये मसाइल जो हैं ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कम होने के नाम पे नहीं आ रहे। और मैंने देखा है कि गो के बहुत सारी कोशिशें बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। उसमें जो है हमारे हुकूमती नुमाइंदे जो हैं, हमारे अकलियती नुमाइंदे जो हैं, वो भी कोशिश करते हैं। और हमारे बहुत सारे सोशल वर्कर भी कोशिश करते हैं। लेकिन वो नताइज जो हैं वो हासिल नहीं हो पा रहे, हम उस जगह पे पहुंच नहीं पा रहे। मैंने इन मिसाइल को जो है दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले मसाइल वो मसाइल हैं जो कि हुकूमती अदम दिलचस्पी की वजह से जो है वो पैदा हुए हैं। चूंकि हुकूमत, और साथ जब मैं हुकूमत कहता हूं तो उसमें फिर हुकूमत में बैठे हुए हमारे अकलियती नुमाइंदे भी शामिल हैं, चाहे वो साबका हों या वो मौजूदा हों। उन्होंने भी कोई ऐसी कारहाय नुमाया अंजाम नहीं दिए, या कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसको हम सामने ले आए। आम तौर पर जो है वो ज्यादातर अपनी सियासत ही चमकाते रहे हैं। मैंने जो इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक तो वो हिस्से हैं जो कि हमारी हुकूमती साइड की जिम्मेदारी थी। उनमें खास तौर पर आपने भी जिक्र किया कि हमारे बस्तियां जो कॉलोनियां हैं, जो अभी कैंट से जो लोग माइग्रेट करके आए या उनको ऑपरेशन की वजह से निकाला गया, उन्होंने अपनी बस्तियां कुछ बसा ली। जो लोग वसाइल रखते थे उन्होंने अपने लिए अपने घर बना लिए। और बहुत सारी बस्तियां हैं जहाँ पे लोगों के अपने घर हैं। लेकिन एक बुनियादी जो हमारे पास मसला है सबसे बड़ा, वो पानी का मसला है। और कोई भी ऐसी कॉलोनी जहाँ पे मैंने विजिट किया, मैंने देखा वहां पे पानी का मसला हल नहीं। गो के पानी की मद में जो है बहुत सारी स्कीमें जो हैं अनाउंस होती रहती हैं, हमारे मैं अपने नुमाइंदों से भी सुनता रहता हूँ। लेकिन आज भी जो है हमारे गरीब लोग जो हैं वो पानी के लिए दरबदर फिरते हैं। या तो वो अपने कुछ टीन टप्पर उठा के फिर रहे होते हैं, या जो लोग थोड़े अफोर्ड कर सकते हैं वो टैंकर के जरिए पानी मंगवाते हैं। तो ये एक बेसिक नीड है। इसके बगैर जो है कोई भी घर चल ही नहीं सकता। आप सुबह उठ जाएं तो आपको सबसे पहले पानी की जरूरत होती है। तो पानी जो है वो बिल्कुल जो है हमारी किसी कॉलोनी में जो है दस्तयाब नहीं है। ये एक बेसिक नीड जो है, ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा जो है हमारे इलाकों में मसला है वो ये है कि गैस और बिजली जो है वो प्रॉपरली जो है अवेलेबल नहीं है। अक्सर जो है गैस भी शॉर्ट रहता है और बिजली भी नहीं मुनासिब तौर पर अवेलेबल होती। और तीसरा जो नकासी आप भी कोई इतना बेहतर नहीं है कि हम उसको कहें कि वो बहुत अच्छा कोई नकासी आपका सिस्टम है। और इसके अलावा जो है हमारे पास कोई ऐसे गवर्नमेंट के तालीमी इदारे भी करीब नहीं है कि जो गरीब लोग हैं जो प्राइवेट स्कूलों को नहीं अफोर्ड कर सकते, वो जो है वहाँ पे तालीम हासिल कर सकें। ये कुछ बेसिक नीड्स हैं जिनकी हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है, गवर्नमेंट के जो सैमसन नुमाइंदे। साहब, इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो बिजली और गैस के बहरान से गुजर रहा है। ये तो एक इस हम डिनाई नहीं कर सकते कि सिर्फ हम लोग हैं। मेन थिंग जो है वो आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। सैमुअल साहब, आप जो है डीसी और उसमें आपको बड़ा वो देखने में भी मिलता है डेवलपमेंट, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट एमपीए के थे वहाँ भी आते थे, आपने मुख्तलिफ सियासी लोगों के साथ भी काम किया, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहे, और भी बहुत सारी तंजीमें हैं। तो आप क्या समझते हो कि आज जो हमारे मसाइल हैं, या जिनका कई दफ़ा हमें उसको बयान करते हुए शर्म भी आती है, तो ये कैसे उभर के सामने आ गए इस तरह के? उसमें कौन कैसे क्यों क्यों उस पे वो काबू करने की या उस पे सदेबाप करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जी। जी, थैंक यू, शुक्रिया। सैमसन साहब, आपका शुक्रिया। मेरे मोहतरम विलियम बरकत साहब यहाँ मौजूद है। उसके अलावा मैं शजान विलियम साहब और सैमसन
जेम्स साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे साथ थे, बलूचिस्तान के मसीहों की ज़बून हाली के टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने 2023 के शुरू में ही हमारे बलूचिस्तान के मसीहों की दर्द को, तकलीफ को महसूस किया है और इस पे एक प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज करके दिया है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ मैं सबसे पहली बात ये करूँगा कि मेरी नज़र में किसी भी माशरे की या इक्तिसादियत के असूल, कानून और तरीके के मुताबिक किसी भी माशरे, किसी सोसाइटी या मुल्क के सियासी, समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तरक्की याफ्तरी का, तालीमी तरक्की या तनज़ली का इम्पैक्ट जो है वो अक़लियत और अक्सरियत दोनों पर होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे जब भी कोई बहरान आएगा तो वो अक़लियत और अक्सरियत दोनों को एक जैसा मुतासर करेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस नहायत सख्त सियासी और मुआशी इक़्तिसादी बहरान से दो चार है, इसमें हमारी कौम को, हमारे लोगों को, मसीहों को थ्रू आउट पाकिस्तान अवेयर होना चाहिए, जिसके लिए आपने इस प्रोग्राम की टाइमिंग जो है बहुत अच्छी रखी है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दूसरे मसीह चैनल को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस तर्ज पर प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज करें, ताकि हमारे अंदर अवेयरनेस आए और हम खुदा ना करे अगर पाकिस्तान किसी भी ऐसी सूरत हाल से दो चार होता है तो हम वसीयत, ठीक है सर। इसके साथ ही मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, जब भी किसी कौम या किसी मुल्क की सोसाइटी, मुआशरे या कम्युनिटी की अबतरी या तरक्की का असेसमेंट की जाती है तो उसमें उसकी पॉवर्टी एलिवेशन की सतह को देखा जाता है और उसके साथ साथ उनकी इनकम की सतह को देखा जाता है, क्योंकि ये एक अहम फैक्टर है जिससे असेसमेंट की जाती है कि कौम ने कितनी तरक्की की या कितनी उसने उसके अंदर तनज़ली आई है। इसलिए मेरे पास जो डेटा है वो मैं तकरीबन 20 साल का कोई मेरे पास डेटा है क्रिश्चियन कम्युनिटी, बलूचिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी का, जिसमें मैं चाहता हूं कि आज बात की जाए। सबसे पहली बात तो है कि हमारे जो क्रिश्चियन है, मसीही हैं बलूचिस्तान के, वो उनका सोर्स ऑफ इनकम सरकारी मुलाजमत के अलावा दूसरा कोई नहीं है। हर शख्स की कोशिश है कि वो सरकारी मुलाजमत ही हासिल करे और उसके लिए तालीम अपने बच्चों को दिलाई जाए ताकि वो अच्छी से अच्छी मुलाजमत हासिल कर सके। और इनकी कोशिश कामयाब भी रही है और किसी हद तक नाकाम भी रही है। उसकी वजह यह है कि हर शख्स चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी तालीम हासिल करे। अच्छी तालीम होगी तो उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा उसे रोजगार मिलेगा, वो अच्छे अदारे में जाएगा, उससे उनका लिविंग स्टाइल चेंज होगा, मुआशरे में वो एक अच्छा किरदार अदा कर सकेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि तालीम के मैदान में बलूचिस्तान के तालीमी इदारों का, खास तौर पर जो हमारे मसीही इदारे हैं, उनका किरदार एक बहुत अच्छा किरदार था, जिसको मैंने अपने बचपन में या अपनी मैंने जिंदगी में अच्छा देखा है। खास तौर पर उनके किरदार तालीमी वाले से प्राइमरी सेक्शन में इस जो तालीम है बच्चों की, ये एक अहम फैक्टर है और इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। खास तौर पर जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें हमारे मसीही अदारों का बहुत बड़ा किरदार था, खास तौर पर बच्चियों की तालीम के लिए, क्योंकि उन्हें एक कवर अप मिला हुआ था, प्रोटेक्शन मिली हुई थी, एक अच्छे माहौल में वो उनको तालीम दे रहे थे। इसका अब मौजूदा हालात ये हैं कि पूरे बलूचिस्तान में वही पुराने जामा स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, सेक्रेड हार्ट और उसके अलावा सेंट माइकल, सेंट गैब्रियल और सेंट ट्रीजा, तो खैर मुझे पता नहीं उसकी क्या मौजूदा स्टेटस है। तो ये स्कूल जो है ये हमारे लिए एक शेल्टर भी था हमारी बच्चियों के लिए, और तालीम का एक आसान जरिया भी था। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो प्राइमरी सेक्शन है, सैमसन साहब यहाँ बैठे हैं, ये मेरे इलाके में ही रहते हैं, इनको पता है कि बच्चे जो हैं जिनको दाखिल किया जाता है जो छोटी क्लास में है, मॉन्टेसरी, नर्सरी 1 2 3 4 और 5th तक, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात है, क्योंकि हमारे जो जितने भी मसीही हैं बलूचिस्तान के, उनका ज्यादातर
जरिया माश सरकारी मुलाजमत है। इसलिए उनको इन अदारों की सपोर्ट की जरूरत है। जैसे पहले आज से 20 साल, 10 साल, 15 साल पहले सपोर्ट मिल रही थी, बच्चियों को दाखिले मिल रहे थे, बच्चों को दाखिले मिल रहे थे, और वो तरक्की करके इस 20 सालों में मनाजिल तय करके बहुत बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे। सैमसन साहब खुद सेंट माइकल स्कूल में पढ़े हैं और ये जानते हैं कि आज ये एक एजुकेशनिस्ट है, प्रिंसिपल है स्कूल के। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी सबसे बड़ी जो कम्युनिटी में कमजोरी पाई जा रही है, जो लैप्स है, वो ये है कि बच्चे हमारे स्कूल तो जा रहे हैं, हर खानदान हर घराना अपने बच्चों को स्कूल भेजने पे बिल्कुल कोशिश जारी किए हुए है और कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी कोशिश जो है नाकाम हो गई है। खास तौर पे इन 10 सालों में, जबकि आबादियां मुख्तलिफ इलाकों में फैली हुई हैं और स्कूल जो हमारे क्रिश्चियन स्कूल है वो उनसे घरों से भी काफी दूर हैं। उसके अलावा वो फैसिलिटीज जो हमारे क्रिश्चियन स्कूल्स हमारे बच्चों को, खास तौर पर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दे रहे थे, वो वहां नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि हर बच्चा जो है वो स्कूल जाने वाला, वो मासूम है, वो नासमझ है, वो अंडर एज है, इस हद तक अंडर एज है कि मॉन्टसरी या नर्सरी या प्राइमरी में उसको खास एक शफकत और मोहब्बत मिल रही, जो कि गवर्नमेंट स्कूलों और दूसरे स्कूलों में नहीं मिल रही। ये मैं बरमला कहूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल जी। हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि वहां उनकी वो परवरिश जो हमारे क्रिश्चियन स्कूल्स कर रहे थे वो नहीं हो रही। अब हमारे क्रिश्चियन स्कूल का ये फिनोमेना है कि वो तकरीबन उन्होंने इस महंगाई के दौर में स्कूलों की फीसिस दाखिले इतने ज्यादा कर दिए हैं, इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि एक सरकारी मुलाजम जो है, खा वो 18 ग्रेड का हो, 19 ग्रेड का हो, या 17 या उससे लो ग्रेड का हो, उसका अपने बच्चे को कॉन्वेंट या ग्रामर या सेक्रेड हार्ट में डालने का सवाल ही पैदा नहीं है। तो उसकी ताकत से बाहर है, उसकी इनकम इतनी नहीं है कि अपने बच्चे को डाल सके। हालांकि सेक्रेड हार्ट स्कूल जो था वो एक अच्छी तालीमगाह थी, लेकिन उन्होंने जब उसको इंग्लिश मीडियम किया है तो उसके साथ ही उसकी फीसेस वगैरह बढ़ा दिया। अब मौजूदा ये है कि हमारे बच्चे जो हैं, जो मॉन्टेसरी नर्सरी में दाखिल होते हैं, वहाँ 25,000 रुपये दाखिला है। 20 से 25,000 या 26,000 लगा ले ग्रामर, कॉन्वेंट, ये सेक्रेड हार्ट वगैरह में। मैं खास तौर पर बच्चियों को फोकस करूंगा कि उनकी तालीम पर हमें खास मैं बातचीत करना चाहता हूँ। सैमुअल साहब, आगे बात आपकी मैं फिर दोबारा आपको लूंगा, चूंकि बात बहुत लंबी निकल जाएगी। तो मैं शजान साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये हमारी जो एक एजुकेशन वाला हमेशा से एक बड़ी बलूचिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक हमारी सूरत हाल बहुत हौसलामंद, बड़े आला ओहदे पर फायज हैं और थे। ये एक एजुकेशन वाला, लेकिन ये जो सारी ओवरहाल आप मुश्किलात बलूचिस्तान में देख रहे हो, ज्यादातर लोग जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो सर्द मौसम में ना बिजली ना गैस या ना पानी, ये एक जो हाउसिंग स्कीमें जो शुरू कर दी गई, उसको बुनियादी सहूलतें नहीं दी गई या पहले देनी चाहिए थी, या क्या वहां पे प्लानिंग नहीं हो सकी। फिर आपके साथ तो बात, आप असेंबली में सारी इस वक्त अवेयर हो कि सूबाई असेंबली में क्या होता है, फंडिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पे काबू कैसे पा सकते हैं ओवरऑल। फिर हम विलियम भाई की तरफ जाएंगे, वो सारी गुफ्तगू जो है उसको एक देखेंगे भी, हम बात करते हैं। तो शजान, आपके वालिद साहब भी एक काफी आबादियों के मतलब एक अच्छी शख्सियत, सोशल भी और ठेकेदार भी, और उनको ये सारी हाउसिंग स्कीम से अवेयर हैं, और आप भी हैं कि पहले क्यों सारी प्लानिंग करके इनको आबाद क्यों नहीं किया गया, इमरजेंसी में क्या हुए ये सारे आबाद। क्योंकि इस वक्त मैं पहले भी कह रहा हूं कि जहां भूखे लोग हों या बुनियादी सहूलियात से महरूम हों, तो वहां और बात कोई नहीं उसको सोचती। जी। सबसे पहले तो सैमसन जावेद साहब, काबिल एहतराम विलियम बरकत साहब, सैमुअल साहब और सैमसन जेम्स साहब, आप सब और तमाम सुनने वाले और देखने वालों को मैं मसीह यीशु में सलामती कहता हूँ। मेरे ख्याल में एक बहुत अरसे के बाद यानी कि ऐसी नशिस्त आपने रखी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और काबिल तवज्जो है, क्योंकि बहुत कम लोग मसीहों की तरफ तवज्जो देते हैं। तो मैं इसमें आपको सबसे पहले तो सलूट करता हूँ कि आपने बलूचिस्तान के मसीहों के
ज़बो-हाली और उसकी तरजीहात के ऊपर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। और ये जो नशिस्त रखी है कि आई होप सो कि यहाँ पर हम जब डिस्कशन करने के बाद उसको कंक्लूड कर रहे होंगे, तो मेरे ख्याल के अंदर हम सबकी मुश्तरका डिस्कशन के बाद जो तरजीहात निकल के आएंगी या उसका सोल्यूशन जो निकल के आएगा, और जो हमारे इस वक्त के हुक्मरान आला है या जो अच्छी नशिस्तों पर बैठे हुए हैं, तो वो जब देखेंगे तो उन तक सोल्यूशन जरूर जाएगा। सर, मैं आपकी बात का जो हाउसिंग सोसाइटीज और उनके फंड्स उनके ऊपर मैं बात जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा। मुझसे पहले सैमुअल साहब ने और सैमसन जेम्स साहब ने बड़ी अच्छी बात की। मैं इसे लेता हूँ 3 स्टेजेस के ऊपर, कि हमारे जो मसीहों की हालत जो अब तक जबो हाली का शिकार है या पस्त हाली का शिकार है, और अब तक उनकी बेहतरी क्यों नहीं है। तो पहले मैं 1-2 मिनट के अंदर तो पहले ये बताऊंगा कि अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 किस्म की क्लास पाई जा रही है। कुछ मसीह बड़ी अच्छी सिचुएशन के अंदर हैं, उनकी वजूहात कुछ और है, क्योंकि वो कुछ कारोबार के साथ अटैच हैं, कुछ ने अपने एजुकेशन को इम्प्रूव किया और अच्छी पोजीशंस के ऊपर गए, और वो अब किसी ना किसी अच्छी क्लास के अंदर है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द क्रिश्चियन इस टाइम जो बलूचिस्तान के अंदर है, वो मार्जिनलाइज्ड किस्म की कम्युनिटी है, यानी कि जो 4 क्लास के लेवल के लोग हैं वहां पर है। और जैसे आपने हाउसिंग सोसाइटी की बात की, और ज्यादातर हमारी सोसाइटियां एज इट इज 4 क्लास के अंदर है, जहां पर ना बिजली है, काफी सोसाइटियों के अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जो बेसिक नीड है एज अ ह्यूमन बीइंग वो यहाँ पर नहीं है। इसकी मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूंगा कि हमारे किसी भी कौम की तरक्की का अगर हम देखें, तो वो कौमें तरक्की करती हैं जो एजुकेशन के ऊपर फोकस करती हैं। और मैं आज की जो डिस्कशन है इसको 3 स्टेज पे इसलिए जा रहा हूँ कि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, और उसके लिए डेफिनेटली अगर कुछ कमियां हमारे गवर्नमेंट अदारों की तरफ से हैं, तो कुछ कमियां हमारे अवाम की तरफ से भी हैं, और कुछ कमियां हमारे अदारों की तरफ से भी हैं। आज की जो डिस्कशन है इसमें हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे, हम इसको तनकीद बराए इस्लाह की बात करेंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक हल्के की बात करें तो शायद वो सिर्फ तनकीद हो जाएगी। मैं सबसे पहले लूंगा गवर्नमेंट साइड के ऊपर। हमारी गवर्नमेंट साइड के ऊपर देखें, इसी गवर्नमेंट के अंदर मिनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट बनाया गया, जो कि मौजूदा सेनेटर साहब दिनेश साहब हैं, उन्होंने उसको यानी कि क्रिएट किया, या पूरा यानी कि मिनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट बनाया। उससे पहले मिनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट नहीं था, रिलीजियस अफेयर था। और फंड्स की जो क्वांटिटी थी, या फंड के जो ग्रांट थी, वो बड़ी लिमिटेड हुआ करती थी। और उसके बाद जो हमारे बजट्स बनाए जाते थे, तो वो आपको पता है कि यहाँ पर बजट्स बनाने के बाद मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उसकी तरतीब कैसे जाती है। अब आप पाकिस्तान ओवरऑल उठा के देखें तो पाकिस्तान करप्शन में किस लेवल पर जा रहा है। तो जब डिपार्टमेंट्स के अंदर जाते हैं तो वहां पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कैसे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। और सेकंड यह है कि जो डिपार्टमेंट्स के अंदर जाकर हमारे प्रोजेक्ट्स हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं, बहुत कम इम्प्लीमेंटेशन की गई उनके अंदर। अगर शायद उसको प्रॉपरली, मैं बड़ी बड़ी सोसाइटीज की यहाँ पर नाम ले सकता हूँ जिसको हम जाफराबाद कहते हैं। आप देखिए वहां ना गैस है, ना बिजली, ना पानी, शायद हम एक रात नहीं रह सकते वहां पर। और जो हमारे वहां पर हमारे मसीह मैन भाई रह रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं काबिल तहसीन है कि वो पता नहीं किस तरीका कार से अपने दिन रात गुजार रहे हैं। और इसी तरह और बड़ी सोसाइटीज ऐसी हैं, चंद एक सोसाइटीज अच्छी भी हैं, गुड एग्जाम्पल्स भी हैं, शायद वहां पर तवज्जो दी गई, वहां पर उस वक्त के हुक्मरानों ने शायद उस तरफ तवज्जो नहीं। प्लस कुछ वजूहत हमारे अपने अपने लोगों की भी है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स अब जाकर आ रहे हैं, अब तो करोड़ों के अंदर फंड्स आ रहे हैं, 20 करोड़ 30 करोड़, और मुख्तलिफ एमपीओ को मिल रहे हैं। पहले तो फंड्स की अवेलेबिलिटी बड़ी कम होती थी। अब आ जाता हूँ सर मैं अवाम की तरफ। अगर हम अवाम की सत्ता पर देखें तो हमें अपने बिहेवियर्स चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले हमारे बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन और अबाउट नॉन फॉर्मल एजुकेशन। मैं एजुकेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ, और ज्यादा जोर एजुकेशन, क्योंकि मैं दूसरे पहले 2 स्पीकर से भी बड़ी एजुकेशन की बात की। एजुकेशन के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। आज जितने भी खानदान अगर एजुकेशन में आगे जा रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। अगर आप अल्फला के किरदार उठा के देखें, फादर ऑटो यानी कि मैंने सुना है, और मेरे जितने भी बुजुर्ग यानी कि उन्होंने टाइम पीरियड स्पेंड किया है, कि अल्फला अदारे बंद होने से बहुत बड़ा एक ब्रेक आया है सोसाइटी के अंदर। शायद जैसे आपने पहले शुरू में बात की कि लोग अपनी मदद आपके तहत लेबर करके, नौकरियां करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो सोसाइटी के अंदर एक अच्छी जॉब हासिल करें। और एक फर्द की तरक्की अगर होगी तो एक घराने की तरक्की होगी, एक घराने की तरक्की होगी तो एक सोसाइटी की तरक्की होगी, और सोसाइटी तरक्की करेगा तो पूरा माशरा तरक्की करेगा। लेकिन क्या है कि अभी तक हमारे 70% लोग एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने नानो नफके की पड़ी हुई, वो बेचारे अपना नान रोटी पूरी नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेटली
अब हम जब 4 क्लास की तरफ देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि हमेशा अपने बच्चों को पढ़ा लिखा तो लेते हैं, लेकिन प्राइमरी तक, मैट्रिक तक उसे आगे नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि एजुकेशन महंगी हो गई है यहाँ पर। यानी कि बगैर एजुकेशन के वो बच्चों को कहते हैं कि जनाब आप मेट्रोपॉलिटन के अंदर अपना नाम लिखवा लें, और अगर कोयटा से बाहर निकल के देखें तो म्यूनसिपैलिटी के अंदर नाम लिखवा लें। जो शहजान, उस बच्चे ने आज, आपकी बात काटूंगा। इस जी वक्त जी बलूचिस्तान की बड़ी आबादी जो है वो पश्तून एरिया में है। बिल्कुल पश्तून बिल्कुल। एरिया, जहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो पश्तून एरिया में ज्यादा बड़ी आबादी है। और आप क्रिस्टन टाउन से दूसरी तरफ नवा किले की तरफ से पीछे को चले जाएं, जैसे मैं जी जी पहले कहा था कि वहां पे डेवलपमेंट अगर की या या हाउसिंग स्कीमें शुरू की तो उनके डेवलपमेंट जो पहले होता है कि सारे इंतजामात मुख्तसर बताइएगा कि वो पहले क्यों नहीं सोचे गए, या एकदम लोग जरूरतमंद थे कि उनको जल्दी से जल्दी वहां पे जो है आबाद किया गया है। क्या हुआ फिर आगे चलते हैं, थोड़ा मुख्तसर बात कीजिएगा, फिर हम सर, आगे कुछ बढ़ते हैं ठीक है। जी। देखिए, कुछ सोसाइटीज तो ऐसी हैं जिनके अंदर तो काफी जरूरियात पूरी कर दी गई हैं, लेकिन कुछ हम्म। सोसाइटीज ऐसी हैं हम्म। जो कि शायद तनकीद बाय तनकीद की नजर होकर वहां पर यानी कि डेवलपमेंट वर्क नहीं हो सका। मैं चंद एक सोसाइटीज को आगे जानता हूँ, जैसे जाफराबाद है, किली कोतवाल है, चंद एक ऐसी और सोसाइटीज हैं जहां पर बेसिक चीजें नहीं दी गई। मेरा यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन है कि जब हम्म। प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर जब बजट आया था, बजट तो 100% मिला होगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे लोग जब कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, वो कहते हैं कि जी वहां स्टे ले लें। आपका बजट यानी कि उस टाइम आता है, और स्टे के बाद वो बजट यानी कि या तो रिवर्स हो जाता है, या फिर कोलैप्स हो जाता है, या फिर निकाल लिया जाता है, और उसके बाद हमारे बेसिक नीड जो लोगों की वहां नहीं पहुंचती। प्लस यहाँ पर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे उन पॉलिटिशियंस के ऊपर भी है कि आपने सही तरीके से उसकी इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं करवाई, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है, वो हमारी आवाम का पैसा है। उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए। और इसी के साथ सर, मैं ये कहूंगा कि लोगों को अपने राइट्स के लिए निकलने की जरूरत भी है। हमारे लोग निकलते नहीं है, हमारे लोग अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करते, प्रोटेस्ट नहीं करते, या पूछते भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमें जो बात करना चाह रहा था कि हमारे बहुत सारे लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है कि आपने अपने राइट्स कैसे मांगने हैं, कैसे उनसे पूछना है। और मैं प्लस अदारों की तरफ भी आना चाहूंगा, प्राइवेट अदारे। नहीं, मैं ये वो बात आगे बात करते हैं, ऑलरेडी ठीक टाइम है, थोड़ा ठीक सा है ठीक नेक्स्ट ठीक है उसमें जी, करते हैं। तो मैं ठीक है। अभी विलियम भाई एक बड़े एक्सपीरियंस और बड़ी स्ट्रीम सियासत के साथ वाबस्ता हैं, रहे हैं। ये सारी सियासत हमारी आंखों के सामने, या किसी हद तक हम लोग भी इनका एक साथी थे, काम बहुत किया। ये सारी जो गुफ्तगू हुई, ये सारी एजुकेशन पे भी हुई, हाउसिंग पे भी हुई, आप कैसे समझते हो? क्योंकि असल में ये खतरनाक बात यह है कि जब कम्युनिटी की बदनामी जो सामने आना शुरू हो जाती हैं, कोई ऐसे स्कैंडल आने शुरू हो जाते हैं या इस तरह की बात शुरू हो जाती है। हमारी कम्युनिटी एक बड़ी पुरअमन, बड़ी एजुकेटेड, बड़ी अच्छी कम्युनिटी थी है थी। मैं इसलिए क्योंकि ये अगर हम देखें 13 14 15 10 साल के बाद ऐसे लग रहा है जैसे ग्राफ जो है वो नीचे गिरा है, तरक्की का ग्राफ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं कि वाकई ठीक है, सब ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, या वाकई हमारी कम्युनिटी नीचे को गई है? शुक्रिया सैमसन साहब। मैं अपने साथियों का जो इस पैनल में मौजूद हैं उनके ख्यालात, बहुत ज़रीन ख्यालात हैं जो उन्होंने बताए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हर दौर में मसाइल रहे हैं, हर दौर में मुश्किलात के साथ साथ नाकामियां भी रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें बुनियादी किरदार जो है वो तालीम का जो है, जिसको हम देखते हैं कि मसीह कम्युनिटी जो है उसका एक ही टारगेट रहा है शुरू से कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, और तालीम हासिल करने के बाद वो हमसे बेहतर जिंदगी की सहूलियात हासिल कर सके। इसमें काफी हद तक हमारे जो अदारे हैं उनका किरदार भी रहा है। अभी हमारे साथियों ने फादर आटो की बताया, मरूम का, उनका बड़ा अच्छा किरदार था। रजाकारों का भी किरदार रहा है, उन्होंने भी कुछ मेहनत की, और जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनके साथ तावन किया, उनको कोशिश की कि किस तरीके से माली बोझ उनका कम किया जाए, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मिलें और वो जो है आगे बढ़े। और उसका अच्छा रिजल्ट भी मिला मेरी नज़र में जो है।
ये मैं 70-80 की बात कर रहा हूँ, जब हमारे खास तौर पर रुझान जो है बच्चों का वो बहुत कम था तालीम की तरफ। उस पर बड़ी जद्दोजहद की, जिन शख्सियात का भी मैंने नाम लिया। उसके बाद जो है आप देखें 2010 से लेकर अब तक, ये 15-16 साल में आपको नजर आएगा, और उससे पहले भी बच्चों ने बीएमसी की सीटें ली, और उस अब जो है वो बाकायदा तौर पर हर आला इम्तिहानात के जो होते हैं बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें वो अपीयर होते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि वालिदैन जो है उन्होंने कम कोशिश की, उन्होंने बहुत ज्यादा अपने महदूद वसाइल में रहते हुए उन्होंने अपने बच्चों को इस तरफ लगाया। और फिर जब मेरे एक साथी ने जैसे कहा कि हमारी ज्यादातर कोशिश होती है कि हम सरकारी मुलाजमतों की तरफ हमारे बच्चे जाते हैं, उस पर भी बहुत सारे मसाइल थे और हैं। क्योंकि एक खानदान जब एक अपने किसी भी औलाद को किसी को पढ़ा लेता है, उसके बाद मुलाजमत के लिए फिर उसको एक नई जद्दोजहद करनी पड़ती है। उस मुलाजमत को हासिल करने के लिए उसको जो है बड़ी बड़ी रकूमात का बंदोबस्त करना पड़ता है, जो कि उसके बस में नहीं है। तो हमने लोगों को यही सोच दी, नौजवान नस्ल को, कि एक ही तरीका है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में आप अपीयर हों। जब मैं एमपीए था तो पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे पास था, मैं एसएनजीएडी का चेयरमैन था, और हमने यहाँ पर एक बड़े अच्छे आदमी को लगाया, जस्टिस कोहली को, और एक पॉलिसी हमने बनाई, और जितनी हमारी माइनॉरिटीज की पोस्टें रुकी हुई पड़ी हुई थी उन सबको हमने यकजा किया। और इन 6-7 सालों में आप देखें हमारे बच्चों ने एकेडमियों के जरिए से, दूसरी जगहों के जरिए से, उन्होंने भी काफी कोशिशें की, नौजवान नस्ल ने, मेल फीमेल दोनों ने। और अब जो ये हालत है कि हर जो भी टेस्ट होता है, हमारे नौजवान नस्ल की एक रुझान चला गया है कि वो कोशिश करते हैं, हमने कोशिश की है कि उनको बताएं कि ये एक अदारा है जहां पर आपको आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। और इसमें हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है। कोई भी इम्तिहान होता है तो उसमें हमारे बच्चे जो है उसमें नजर आते हैं जो कामयाबी हासिल करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव वो है। जहां तक तालीम के अदारों की बात है, मैं इसमें कोई शक नहीं, हमारे कुछ मसाइल हैं, इसमें कमजोरियां आई हैं और बहुत बड़ी कमजोरियां आई हैं। हमारा जमूद आ गया, जितनी भी अदारे हैं, जैसे सैमुअल भाई ने कहा कि कुछ अदारे जो अभी जस्ट सेंट्रीजा का, ऐसे कई अदारे जो सिर्फ बराए नाम रह गए हैं। हमने अगर उन अदारों को बेहतर नहीं किया, वो जैसे हैं वैसे के वैसे। यहाँ अगर फर्ज किया वो मैट्रिक तक थे तो हमने उसको कॉलेज बनाने की कोशिश नहीं की। अगर नर्सिंग का था तो वो नर्सिंग ही रहा, उसके बाद उसको नहीं बढ़ाया गया कि इससे आगे जाए हमारे बच्चे और बच्चियां, उससे और अच्छा अच्छा उसका रिजल्ट निकालें। अभी 1 साल मैंने सुना है कि, और उसमें थोड़ी सी मैंने उनकी मदद भी की थी, कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल का जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है उसको उन्होंने अभी 1 साल से वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो गया है। ये एक अच्छी बात है। कहने का मेरा मकसद है कि हमारे नौजवान जो है जब मैट्रिक के बाद जाते हैं दूसरे तालीमी इदारों में, दूसरे कॉलेजेस में, तो वहाँ उनको वो सहूलियात के साथ साथ वो तवज्जो नहीं मिलती और रिजल्ट में काफी कमी आ जाती है। अगर हमारी ये अदारे जो थे अगर अपने इसको बढ़ाते और उसको कॉलेजेस में तक तब्दील कर लेते या उसका हिस्सा बनाते तो शायद रिजल्ट और बेहतर हो जाता। लेकिन मुझे ये यकीन है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है इन सब मसाइल के बावजूद एक तरक्की की तरफ चल पड़ी हुई है। ऐसे अदारे अब हैं, ऐसे नौजवान अब हैं जो अपने साथियों की, अपने नौजवान बहनों और भाइयों की वो बाकायदा तौर पर तरबियत कर रहे हैं और रजाकाराना तौर पर कर रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ जैसे आपने हमारी आबादियों का कहा है, आबादियां, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी आबादी बढ़ी है, बहुत सारी कॉलोनीज बनी हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन कॉलोनियों में भी अभी तक दो चीजें जो हैं वो हैं। एक तो है कि
नशे का वही सिलसिला है। चर्चेज हमारे उधर वहां बहुत ज्यादा बन गए। जहाँ एक चर्च था इन कॉलोनियों में, वहां पर भी 9-9, 10-10, 5-5, 6-6 चर्चेज हैं। लेकिन बदकिस्मती से वहां जो हमारी समाजी बुराइयां हैं उनमें कमी नहीं हुई है, वो उसी तरह बल्कि इजाफा हो गया उसमें। तो इसलिए जिसमें सूद का है, हमारे लोग जो है अपने इस्तेदाद से बढ़कर खर्च करते हैं और जो है सूद के चक्कर में फंस जाते हैं, और वो इन मसाइल में अभी भी गिरफ्तार है हर जगह। ये मसला जो है थ्रू आउट बलूचिस्तान है, जहां हमारी कम्युनिटी है वो इन मसाइल में गिरफ्तार है। बेहतर ये है कि हमारे ये जो अदारे हैं, जो मजहबी अदारे हैं, चर्च जो है इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। मैंने बताया हर कॉलोनी में काफी ज्यादा चर्चेज है। अब अगर ये चर्चेज जो है ये समाजी कामों की बेहतरी के लिए, बुराइयों के खात्मे की तरफ तवज्जो दें, तो इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट हो सकता है। बदकिस्मती से इस तरफ रुझान कम है, जिसकी वजह से तब्दीली होती हुई नजर नहीं आती है। आप एक नस्ल को ठीक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो दूसरी नस्ल आती है, वो जो बेहतरी आई होती है वो फिर उसके आसार थोड़े कम हो जाते हैं। तो हमें ये सोचना है, नौजवान नस्ल को भी, हमारे बड़ों को भी, हमारे तालीमी अदारों को भी, हमारे मजहबी रहनुमाओं को भी, कि हम इस तरफ देखें कि ये जो है सिलसिला, इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, बगैर किसी पर तनकीद किए हुए हम अपने इन मकासद को हासिल करें, ताकि हमारी इन आबादियों में जो रुझान है उसको हम कम से कम कर सकें। तो विलियम भाई, आपकी बात काटूंगा। असल में आप प्रैक्टिकल भी 5 साल जो है सियासत में एमपीए रहे। मेरा ख्याल है कि वहां पे पता नहीं उस वक्त शायद जो फंड था इतना बड़ा नहीं था या कम था। ये तालीमी जो जायजा आपने लिया, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। सीएसएस में काफी हौसला अफजा तो है, लेकिन जो बार बार एक ही बेल्ट का एक उनकी जो बुनियादी सहूलियात से महरूम है, उनकी बात वो किसकी जिम्मेदारी बनती थी, किसने करना चाहिए? वो असल में वे ऑफ लिविंग जो होता है या रहने की आपकी जगह जो होती है, वो आपके ब्रेन को भी मेंटल को भी डेवलप करती है। तो कुछ एरिया जो है वो बिल्कुल बुनियादी सहूलतें काफी अरसे से उनके पास नहीं। तो ये आप जब थे इनकी तरफ कोई तवज्जो आपने दी, या उस तरफ के इनकी डेवलपमेंट कैसे की जाए? एरिया डेवलपमेंट, जो एजुकेशन तो ठीक है, अब भी मेरा ख्याल है इतनी खराब नहीं है, बेहतर बल्कि नई नस्ल ने ज्यादा किया है, गो के मुश्किलात अगर लेकिन डेवलपमेंट पे अगर हम थोड़ा सा बात करें, तो ये जो इलाके की डेवलपमेंट है, इसका क्या रहा रुझान, या क्या है, क्यों नहीं हो रहा? जी। सेंसर क्योंकि साहब आपके आपकी वसाइल बात आप भी बड़े हैं, आपके वसाइल बहुत है। क्योंकि जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का उस तरफ बेल्ट भी है, अच्छी खासी एक आपकी क़यादत भी है वहां पे। जी। जी शुक्रिया विले भाई। सेंसर साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जी। डेवलपमेंट में हम्म। मसाइल हुए हैं, अब हम्म। भी हैं। इसमें एक हमारे साथी ने जैसे पानी का जिक्र किया, हम्म। और नकासी आब का जिक्र किया। हम्म। ये बुनियादी चीजें हैं जो हम्म। जहाँ 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 आबादियां बनी हैं, हम्म। क्योंकि उनकी जो प्लानिंग की गई थी वो किसी हद तक वो सही नहीं थी। वो प्लानिंग जो है जब की गई, उसमें इन चीजों को नहीं देखा गया। आप देखेंगे कि अब भी हैं, अब भी जो नई जो है अभी आबादी है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वहाँ यही यही जो है मसाइल अब भी वैसे के वैसे ही हैं। ये लोगों को वहां पर दरपेश है मसाइल। अब मसला ये है कि इन मसाइल को हल करने के लिए जो हमारे इस वक्त के जो है उनका किरदार इस पर ज्यादा होना चाहिए। पश्तून बेल्ट में जहां तक मेरे दौर की बात आप करते हैं, तो हम्म। मैं ये सिर्फ बताना चाहूंगा कि ज्यादातर काम जो है उससे पहले कोयटा के आबादियों में ज्यादा हुआ, कोयटा के इलाकों में ज्यादा होता था काम। मैंने कोशिश की कि हम चमन में भी करें, पशीन में भी करें, जो पश्तून बेल्ट है
इन सब इलाकों में थोड़ा थोड़ा हर काम किया जाए, ताकि उनको ये एहसास हो कि जो भी हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारे मसाइल को समझते हैं। मैंने अपने दौर में शहजाद साहब ने शायद आपसे जिक्र भी किया होगा कि कोई भी एमपीए उसकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो लेजिस्लेशन करे, वो कवानीन बनाए अपनी कम्युनिटी के बेहतरी के लिए। ये प्रोजेक्ट बाद की बात, सबसे ज्यादा उसकी अहमियत जो है, उसकी जो है जरूरत है, वो कवानीन बनाए अपनी कम्युनिटी के लिए। मैंने कोशिश की कि मैंने 3 से 5% कोटा जो है वो मंजूर किया, बाकायदा इसका जो है वो एसएनजीए से, जीएनडी से इसका निकाला गया। फिर मैंने हमारी जो प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर, आपको पता है कि गैर मुस्लिम कब्जा करते हैं, माफिया है, उसके लिए मैंने 2018 में एक बाकायदा तौर पर एक कानून जो है बलूचिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान से मंजूर कराया, जो कि अब हिस्सा है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो जो मिनॉरिटीज की प्रॉपर्टीज है वो बिक नहीं सकती, कोई इसको खरीद नहीं सकता। और ये ऐसी चीजें हैं जिस पर अमल नहीं होता था, जिसकी वजह से कब्रिस्तान भी हमारे, आप कोयटा से बाहर आप जाएं तो आपको पता लगेगा कि जितने कब्रिस्तान है उसके 50% ज्यादा लोगों ने कब्जा कर लिया है उन कब्रिस्तानों पर, हम नए बना नहीं सके। ये मसाइल जो है, अब ये है कि एक आपके पास एक लीगल एक एक इश्यू है, आप उसके ऊपर जा सकते हैं और इस पर हो भी रहा है, काम भी हो रहा है। तो मैंने कोशिश की कि मैं जो हमारे मसाइल हैं, मैंने आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का आपको बता दिया कि हमने वो सारे केसेस देखे, 5 इयर्स के जितने भी हमारे पेंडिंग पड़े थे, कम जगह वो सीटें होने की वजह से या कम लोग जो अप्लाई करते थे, उन सबको हमने यकजा किया जस्टिस कोहली के साथ मिलके, और वो हमने विद इन 3-5 इयर्स में वो सारे हमने बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर, एक वक्त में हमने 8 पोस्टों के लिए ऐलान किया, जिसमें 6 जो है वो पे माइनॉरिटीज के वो असिस्टेंट कमिश्नर लगे। तो कहने का मकसद ये है कि इस किस्म के काम जो है ये आगे जाके एक खानदान का एक फर्द नहीं बनता है, बल्कि वो पूरा खानदान बनता है, पूरी कम्युनिटी के लिए वो फायदा पहुंचाता है। ये सोच जो है ये बहुत जरूरी है। विलियम भाई, किसी वक्त आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ कि किसी वक्त हम कहते थे गलियां, नालियां, सड़कें हमारी सियासत का मकसद नहीं। जैसे आप कह रहे हो ना, कानून साजी असल में पार्लियामेंटेरियन का काम होता है, कानून साजी करना। ठीक है, लेकिन हमारी तवक्कुआत जो थाना कचहरी हो गया, या ये जो मसाइल हैं किसी हद तक है, उनकी अप्रोच, उनके बराह रास्त अप्रोच होती है अदारों के साथ, जैसे गैस का अदारा हो गया, बिजली का हो गया, या पानी का हो गया, उनके उनके एक सोर्सेज होते हैं। कहीं ना कहीं कताई जरूर हुई है या हो रही है, कि वो सुनने में ये भी आया कि वो कहते हैं कि हमारे पास जब ये कॉलोनियाँ बनाई गई, या हमारे पास कोई आर्डर नहीं आया कि हम ये काम करें या नहीं कर रहे, क्योंकि फर्द की या कोई मुश्किलात हैं। सिर्फ ये मुख्तसर बताइएगा कि आप एक बड़ी अहम शख्सियत है, बड़े एहतराम से देखा जाता है कि बड़े हाई लेवल पे भी आप इस तरफ कोई आपकी तवज्जो है कि इनकी जो मुश्किलात हैं, या ऐसा होता है कि जिसने डेवलप किया, जैफर की है तो जैफर ही करे, या टाइटस है तो टाइटस ही करे, या बशीर साहब है तो बशीर साहब ही करे, मतलब उनके बच्चे अब बशीराबाद कॉलोनी है। आप इससे हट के कोई आप कर रहे हैं या आपने किया कोई ऐसा इन कॉलोनियों के लिए? गुजारिश है सेंसर साहब, इसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे जी। मुल्क की सियासत जो है, कोई हम्म। भी एमपीए, सिर्फ हम्म। मिनॉरिटी की बात मैं नहीं कर रहा, हाँ जी, कोई हाँ भी जी, बिल्कुल। एमपीए हम्म। उसकी यही सोच है हम्म। कि थाना कचहरी गलियां पक्की हो जाएं, सड़कें बन जाएं, जी। दीवारें बन जाएं, क्योंकि हम्म। उसी से उसको वोट मिलता है। हाँ, ये हमारी सियासत है हमारे मुल्क की। जी। जी। बदकिस्मती ये रही है, आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि हम्म। कोई भी स्कीम अगर शुरू की जाती थी तो हम्म। जब वो तब्दील हो जाता था वो शख्स, तो दूसरे जब आते थे तो वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, हम्म। क्योंकि वो कहते हैं कि ये मेरी स्कीम नहीं है। इसकी हम्म। एक नाकामी की एक बड़ी वजह ये भी है। हम्म। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कि हकायक को देख के बात करनी चाहिए। हम्म। हकायक को जो मैंने अब जो देखा है, जो इस वक्त हमारे एक मौजूदा एमपीए हैं, उन्होंने बड़ी फरागदिली से
उन्होंने खेजी जो इलाका है वहाँ भी उन्होंने बिजली की स्कीम दी है। उन्होंने जाफर साहब की स्कीम जो कोतवाल की थी उसके लिए भी उन्होंने बिजली की स्कीम दी है। और इसके इसी तरह बशीराबाद फेज 2 की भी मैंने सुना है कि उन्होंने बिजली की स्कीम जो है उसके लिए बाकायदा फंड रखा। ये नहीं उन्होंने सोचा कि भाई ये किसी और की है मैंने नहीं करना, लेकिन लोगों के मसाइल हैं। इसी हम्म। ये सोच होनी चाहिए, ये एक पॉजिटिव सोच है कि इन ये जो एक कॉलोनियां बन गई हैं, ज़ाहिर है हमारे लोग वहां रहते हैं, उनको बुनियादी सहूलियात दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस पर मैं भी उनके साथ मिलकर किसी हद तक मैंने उनको इसमें गाइडलाइन दी है और दे रहे हैं हम, ताकि वहां पर जो है बाकायदा तौर पर सुई गैस का काम। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो अदारे हैं वो यही कहते हैं, उनका पहला सवाल यही होता है कि ये जब कॉलोनी बनी तो अदारों को तो नहीं बताया गया। बाकायदा था गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इन अदारों को ये नहीं बताया कि ये स्कीम बन रही है, और इसकी पहले हमसे मंजूरी नहीं ली गई, इवन क्यूडीए से मंजूरी नहीं ली जाती है, और वो स्कीम शुरू हो जाती है। नतीजा ये होता है कि प्लानिंग जो है बाद में करना थोड़ा मसाइल पैदा करता है। इस वक्त फिलहाल जो पूरे पाकिस्तान का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बलूचिस्तान में ये कानून है कि इस वक्त किसी भी हाउसिंग स्कीम को वो गैस प्रोवाइड नहीं करे। ये उन्होंने फिलहाल बंद किया हुआ है, थ्रू आउट पाकिस्तान बंद है कि किसी हाउसिंग स्कीम को गैस नहीं दे रहे हैं, लेकिन बिजली के काम हो रहे हैं और उसकी जो है बाकायदा तौर पर स्कीमें बन के चली गई हैं। मुझे उम्मीद है कि विद इन 1-2 मंथ्स जो है इस मसले को किसी हद तक इसमें आगे जो है बहुत शुक्रिया, काम शुरू क्योंकि इस वक्त आप ही हमारे सीनियर सियासतदान इस वक्त बलूचिस्तान में हो, इससे इनकार नहीं कर सकता कोई भी। में ये जी। अपनी कोशिश ये है कि हम सब मिलकर, जी। चाहे वो सैमुअल साहब हैं, चाहे कोई हमारे एमपीएज हैं, हम हम्म। सब मिलकर इन मसाइल को देखेंगे, जी। देख रहे भी हैं। हम इसको मसाइल बहुत सारे हैं, मुश्किलात भी बहुत है, हम्म। लेकिन आखिर तो कुछ करना है। जी। तो जी। हम सब मिलकर इसको करेंगे तो खुदा इसमें बरकत डालेगा और जरूर हम इन मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। सैमसन साहब, ये ज्यादा तवक्कुआत है लोगों की सियासतदानों के साथ वाबस्ता हूँ, क्या वाकया है? क्योंकि हमारी फलाही तंजीमें तो अब, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई फलाही तंजीमें वहां पे काम कर रही हैं, कोई एनजीओज भी हैं जो इस तरह के कोई काम कर रही हैं। थी काफी सारी थी, और उन पे जो है वो या तो वो चले गए या पता नहीं क्या हुआ। तो ये आप सियासतदानों के साथ तो हमारी बड़ी मुफस्सल सी बात भी हुई, इनके साथ पूछा। आप और कहाँ पे देख रहे हो कि कहाँ पे है ये स्कूल? स्कूल रियली ये डिफाल्टर है बहुत बड़े, जो इन्होंने पैटर्न चेंज किया, आगे नए अदारे नहीं खोले। जहां आपके एरिया में अगर सेंट माइकल क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं है, टोटली तबाह हो गया है। वो आपके एरिया में क्यों नहीं खोला जा सकता, या खोला? जरा प्लीज बताइएगा कि सारी, बहुत सारे लोगों के फीडबैक जो आ रही है वो सारी सियासतदानों पे ही नजला हुआ है। आप क्या सोचते हैं? सैमसन साहब, दोबारा शुक्रिया। मैंने सब मोजिस पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, और ख़ास तौर पर हमारे विलियम साहब तो हमारे बहुत मोस्ट सीनियर हैं। हम्म। इनके साथ मेरा जो है वो ज़ाती तौर पर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के हवाले से भी बड़ा ताल्लुक है। और सैमुअल साहब जो हैं वो, मैं और सैमुअल साहब एक ही गली में रहते हैं, हम्म। तो लिहाजा इनसे भी हेलो हाय हमारी हर वक्त रहती है। तो इन ये सीनियर मोस्ट लोग हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा भी है। बात यह है कि हमारा जो सियासी निज़ाम है पाकिस्तान का, वो सियासी निज़ाम कुछ इस किस्म का बन गया हुआ है, और कि उसके अंदर जो है ज़्यादातर तवक्कुआत जो हैं वो सियासी, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो इलेक्टेड या सेलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं, उनसे ही की जाती हैं। उन पे ही ज़्यादातर तवक्को की जाती है कि वो हमारे इन मसाइल को हल करे। जैसे मैंने बेसिक नीड्स की बात की शुरू में, कि पानी, बिजली, गैस जो है, ये हमारी कॉलोनियां, ये तो जो नई कॉलोनियां बन रही हैं उनमें शायद नहीं है, लेकिन जो कॉलोनियां 20-25 साल पुरानी हैं उनमें भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए
हम आज आके, चूंकि जो हमारे सियासी नुमाइंदे हैं बाकायदा उनको फंड्स दिए जाते हैं। ये ठीक है कि वो कानून साजी के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है, नेशनल सिस्टम ऐसा है कि हम जो है ये डेवलपमेंट के बाकायदा फंड उनको दिए जाते हैं और उनसे स्कीमें ली जाती हैं। उनसे बजट के वक्त पूछा जाता है कि आप कौन सी स्कीम जो है वो डलवाना चाहते, कौन सा इलाके को आप कौन सी स्कीम देना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में, मेरा तो सियासतदानों से बड़ा गिला रहता है कि चले नई आबादियों में तो बिजली गैस पानी नहीं है, तो पुरानी आबादियों का कौन जिम्मेदार है, उसका भी जरा बताएं हमें कि वहां पे क्यों नहीं है। और एजुकेशन की सबने बात की, तो मेरा ताल्लुक कि मैं प्रोफेशनली अच्छा, एजुकेशनलिस्ट हूँ। तो एक और ले लूं जरा यहाँ पर कि हम्म, मोस्टली जो हमारे टीचर्स जो मिशनरी अदारों में, वो उन्होंने रुख कर लिया गवर्नमेंट की तरफ। उनको जी मायूसी हुई, क्या हुआ कैसा। कुछ ना कई अदारों में जो एजुकेशन हमारे अदारे हैं, तालीमी अदारे हैं, वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ इस्लाह की ज़रूरत है। जी। हाँ, देखिए तालीमी इदारों में तो इस्लाह की बिल्कुल ज़रूरत है। तो मैं तालीम के हवाले से, तीनों पैनलिस्ट ने बिल्कुल ये बात उन्होंने की कि तालीम के बगैर तो हम तरक्की कर ही नहीं सकते। और हम्म। हमारी तो ना कोई जायदादें हैं, ना कोई बड़ा कारोबार है कि हम जो है अगर तालीम हासिल ना करें तो हम अपने कारोबार में चले जाएं या हम अपनी जायदाद पर तकिया करें और जो है हम अपनी ज़िंदगी को चलाएं। हमारे पास एक ही जरिया है और वो जरिया है तालीम। और तालीम के जरिए से जो है हम कोई अच्छी जॉब की तलाश भी करते हैं। अभी ये एक अलग बहस है कि तालीम जॉब के लिए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कभी आप प्रोग्राम रखेंगे तो बताएंगे। लेकिन हमारी एजुकेशन एक अच्छी जॉब के लिए, ये मतलब रियलिटी यही है कि हमारे पास कोई दूसरा जरिया नहीं है। लेकिन मैंने जो बेसिक नीड की बात की थी, बेसिक नीड आप तालीम के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर में सुबह पानी नहीं है तो आपके बच्चे ने कैसे मुंह हाथ धो के नहा के स्कूल जाना है? अगर आपके पास गैस नहीं है तो उसको नाश्ता किसने पका के देना है? अभी मसला ये है कि मेरे बहुत सारे पैनलिस्ट ने, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, कोई तनकीद नहीं करूंगा, कि उन्होंने कहा कि जी बिजली पानी, और आपने भी कहा कि गैस जो है ये हमारे पूरे मुल्क का मसला है। हम्म। बिल्कुल हमारा मसला, पूरे मुल्क का मसला है। लेकिन अगर मेरे साथ वाली दीवार में गैस आ रही है और मेरी दीवार में गैस नहीं आ रही, तो फिर तो मैं जो है उस पर तनकीद कर सकता हूँ, फिर तो मैं जो है हाँ, अपना फिर एहतजाज रिकॉर्ड आपको करवा हक सकता हूँ। हासिल है। हाँ, मेरे साथ यस। वाले घर में जो है रोशनी है और मेरे घर में अंधेरा है, तो मैं तो फिर जो है उसके लिए एहतजाज तो करूंगा कि भाई ये क्यों है। अगर तो पूरे इलाके में किसी को अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं नहीं हक रखता, फिर जाहिर है वो कुछ टेक्निकल वजूहात होंगी। तो नाइस। ये इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये भी हम्म। जरा आप सीनियर मोस्ट जो लोग बैठे हैं उनसे पूछें मुझे। तो अच्छा। एजुकेशन के बारे में मैं, हम्म। एजुकेशन का तालीमी इदारों के बारे में आपने पूछा, खास तौर पर मिशनरी। नो हम्म। डाउट के हमारे, हम्म। मैं तो टू बी वेरी फ्रैंक और वेरी रियलिस्टिक जो है बात करूंगा कि वो हम्म। अब हमारे मिशनरी इदारों का मतलब ये है कि मिशन, एक मिशन को लेकर चलने वाले इदारे थे, जिनका हम्म। मिशन ये था कि गरीब या मार्जिनलाइज्ड लोग जो हैं उनको तालीम दी जाए। लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली आज जो है उनका वो मोटो नहीं रहा, वो कमर्शलाइज इदारे हो गए हैं, जिसकी वजह से हमने एज अ कम्युनिटी उनसे फायदा बहुत ज्यादा उठाया है। हम्म। लेकिन अब जो है इस पोजीशन में हम नहीं रहे। हमारे जो मिडिल क्लास लोग थे अभी वो गुर्बत की लकीर पे पहुंच चुके हैं, तो अब उनको वो अफोर्ड करना मुश्किल है। मैंने एक उड़ती उड़ती सी खबर सुनी है किसी से, मैं तस्दीक नहीं कर सका, कि अभी बशीराबाद के अंदर जो है कोई मिशनरी प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह हुआ है, और हो सकता है कि वहां पे जो है बहुत जल्द कोई मिशनरी प्राइमरी स्कूल बन जाए। इसके साथ साथ मैं चूंकि गवर्नमेंट से ताल्लुक रखता हूँ और मेरे बहुत सारे साथी जो हैं वो भी गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो हमने एक मुहिम भी चलाई है और लोगों को हम कहते भी हैं कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट के इदारों में आ जाएं। गवर्नमेंट, हमने बहुत सारे लोगों से, वहां पे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे बात भी की है। उन्होंने कहा आपके बच्चे आ जाएं, हम हर तरह का प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हैं। उनको कोई मसला है, कोई उनको तंग करता है, कोई ऐसी बात है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है कि अगर आपको कोई मसला है एडमिशन में, कोई आपको ऐसी कोई बात हो जाती है, तो हम बैठे हैं, हम आपके लिए जो है आवाज उठाएंगे, चलो। आपकी चलो, मुश्किल नाइस। हल करेंगे। तो अगर विल। कोई ऐसे हम्म। लोग हैं जो बिल्कुल ही जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम उनके हम्म। लिए बैठे हैं। आप जरूर हमसे राब्ता करें, हम आपको हम्म। अच्छा गवर्नमेंट का इदारा भी बताएंगे, वहां लेके भी जाएंगे, और आपको अगर वहां कोई मुश्किल पेश आती है वो भी जो है हम्म। हल करने के लिए तैयार है। यहाँ सिर्फ दो
तंजीमों का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो कि तालीमी मैदान में बहुत ज्यादा जो है बेलौस खिदमत कर रहे हैं। उसमें जो क्रिश्चियन एजुकेशन सोसाइटी है और एक उम्मीदगाह जो है वो भी तकरीबन हम इंटरेक्शन भी रहता है हमारा इनके साथ। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहरहाल आप जब बाकी मौका देंगे तो फिर मैं कुछ और भी बताऊंगा। सैमसन, एक तो हमारे आप सामने सामने हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने जो एहतजाज भी किया, भूख हड़ताल भी की ग्रामर स्कूल के सामने कि इनकी जो हम्म। क्रिश्चियंस की फीस को लेस किया जाए, लेकिन उनको जो है ना उल्टा ही नुकसान ही उठाना पड़ा, उनको भागना पड़ गया। और कईयों ने तो समझौता हम्म। करके वहां पे ठेके भी लेने शुरू कर दिए। ये हम्म। बिल्कुल साफ गोई से लूंगा, चाहे कुछ भी किसी को बुरा भी लगे, क्योंकि बहुत सारी उन जब ये पोस्ट ठेकेदारों का लगाई तो नाम लोगों ने कहा कि ये सच सच नहीं बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे। तो सच सच तो सच है। तो मैं थोड़ा सा ना गुजारिश पहले करूं शजान से, फिर सैमुअल से, फिर विलियम भाई से, कि जो हमारा पश्तून बेल्ट है, पश्तून बेल्ट से इस वक्त बड़ी जो पार्टियां हैं उनके लोग साथ हैं। उनका कहना है कि पश्तून बेल्ट में ना चर्चिज हैं और ना स्कूल हैं। तो आप तीनों को, क्योंकि आपका अवामी पश्तूनख्वा मिली अवामी से तल्लक है, जिनका काफी वहां पे होल्ड है उस एरिया में, तो इस तरफ जरूर आप तो जो दिलवाइएगा अपनी पार्टी की कि वहां पे चर्चिज की के लिए स्पेशल जगह भी लेकर दें, और जो फंड आता है उसके लिए भी कुछ ना कुछ करें। मैं सैमुअल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बात तो आपने सुनी, सारी गुफ्तगू सुनी, तो आप क्या कहना चाह जी, रहे हैं? मैं असल में जो आपका एम्फेसाइज है, जो हमारी नई कॉलोनियां आबादियां हैं या पुरानी हैं, हम्म। आज से 20 साल पुराने हम्म। कॉलोनियां हैं, उनके मसाइल के बारे में जी मैं जी थोड़ी सी करें। उनसे बात करना चाहता हूँ। हम्म। उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो इनकी जिम्मेदारी है हम्म। नॉन डेवलपमेंट की, आज तक इनके हालात जो जबू आली का शिकार हैं, उनमें हम्म। सबसे ज्यादा हमारे साबका और हम्म। मौजूदा जो है सिटिंग एमपीएस है उनका है। हम्म। बरबला मैं कहूंगा उसकी वजह यह है कि वसाइल इनके हाथ में होते हैं, स्कीमें ये बनाते हैं, और फिर डेवलपमेंट इनने करनी है। मतलब हर चीज इनके हाथ में है, आवाम और लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। हम्म। अब होता क्या है कि डेवलपमेंट स्कीम में स्कीम दे दी जाती है, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है, उसके बाद जो है वो लोगों को प्रॉपर वक्त पर प्रॉपर टाइम पर तकसीम नहीं की जाती। मैं खास तौर पर कुछ स्कीमों का मैं अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जिक्र करूंगा कि वो पिछली 2013 से पहले बनी, उनको वक्त पर तकसीम नहीं किया गया, उनको ओनरशिप लोगों को नहीं दी गई, लोगों को घरों में बिठाया नहीं गया, जिसकी वजह से अनारकी हुई और बहुत सारे मसाइल पैदा हुए और उनकी डेवलपमेंट रुक गई। और सारी स्कीमें बशीराबाद ले लें, बशीराबाद फेज 2 ले लें, कोतवाल ले लें, जाफराबाद ले लें, ये सारी स्कीमें और इसके अलावा और भी स्कीमें हैं, बड़ी चक्करबाजी है स्कीमों के अंदर। और जो है लोगों ने कुछ और डेवलपमेंट स्कीम देकर उसके साथ ही अपनी स्कीमें बना ली, और उसके अंदर जो है डेवलपमेंट करवा दी, कम्युनिटी सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, सो एंड सो उन्होंने डेवलप कर लिया, और वो आज ये जो है बड़ी अच्छी स्कीम है। मेरा कहने का मकसद है कि ये स्कीमों पर है मनापली, वो कोई खानदान भी हो, कोई एमपीएस साहब या मौजूदा थे, उनकी मनापली है। वो उनको उन्होंने तकसीम बर वक्त इसलिए नहीं किया कि वो चाहते थे कि ये लोग हमारे जेर अताब रहे, हमारे गुलाम रहे, और हमारा वोट बैंक इससे मेंटेन रहे आने वाले इलेक्शन के लिए। इसलिए इन्होंने डेवलपमेंट उसकी रोक दी, उनकी तकसीम रोक दी, वो प्रॉपर वक्त पर प्रॉपर टाइम पर राइट टाइम पर उन लोगों को नहीं दिया। आज तक देखें जो भी स्कीम है वो जिसके वालिद ने, जिसके भाई ने, जिसके भी खानदान से बनी है, वो उनके नाम है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो, अब मैं तो चाहता था कि जो सिटिंग एमपीएस हैं उनको, और उसके साथ साथ जो दूसरे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तालीमी इदारे हैं, मिशन हॉस्पिटल है, चर्चेज है, खास तौर पर विलियम साहब ने चर्चेज की बात की, तो मैं चर्चेज के नुमाइंदों को चाहता था इन सबको आपको पैनल में शामिल करना चाहिए था, ताकि उनको पता चलता जो बातचीत हम कर रहे हैं, और ये जितना भी इसका नक्शल बयान किया जाता वो उसका सोल्यूशन उनको मिलता। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये डेवलपमेंट का जितना काम है
वो सारे का सारा मोनोपोली की वजह से है कि ये स्कीम मेरी है, ये स्कीम मेरी है। हालांकि बलूचिस्तान एक वाहिद पाकिस्तान का सूबा है जिसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट फंड दिए जाते हैं। इस वक्त मौजूदा जो है सिटिंग एमपी, इसको 75 करोड़ रुपए, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरी इंफॉर्मेशन, 75 करोड़ रुपए फंड मिला है। उसके अलावा भी बहुत सारे फंड हैं। उसके अलावा यह है कि फंड और भी बहुत सारे तरीके हैं। वज़ीर आला का वोट है, उस पर भी फंड मिलता है, सेनेट का वोट है, उसमें भी फंड मिलता है। उसके बावजूद जो है वो इन स्कीमों की डेवलपमेंट में कराने में नाकाम रहे हैं। अब जिनके पास सोर्स है, जिनके पास वसाइल है, हम तो उनके पास ही जाएंगे। अगर मिशन हॉस्पिटल के पास वसाइल है तो उनके पास जाएंगे, स्कूलों के पास वसाइल है, जो हमारे मसाइल हल कर सब, उनके एमपीएस है तो उनके पास जाएंगे। तो ये है कि ये जो वसाइल है ये अवाम के वसाइल है। अब फंड का जिक्र किया जाता है तो जब कोई अवाम का बंदा जाके अपने मसाइल लेकर जाता है, वो कहता है जी ये तो मेरा फंड है, ये तो मेरा फंड है, ये तो मेरी पार्टी का। आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया कि मेरी पार्टी का है, मेरी पार्टी ने, मुझे आपके वोट से मैं नहीं बना, जिसकी वजह से मसाइल हल हम्म नहीं हो रहे। और वो मैं यहाँ वजाहत करना चाहता हूँ कि फंड जो है वो अवाम का है। फंड जो हम्म बनता है, डेवलपमेंट फंड बनता है, वो अवाम के टैक्सेस से बनता है। फिर उसके बावजूद क्यों इसको मेरा फंड और मनापली की जाती है, और लोगों को गैस, बिजली ये दूसरी चीजें क्यों नहीं दी जाती बर वक्त? आपने जिक्र किया कि कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिनके आज तक कागजात, बशीराबाद फेज 1 देख लें, उसके आज तक किसी के पास फर्द इंतकाल नहीं है। 2 देख लें, उनमें किसी को नहीं है। उसकी हाँ वजह क्या है? हाँ मुमकिन नहीं करता। लिहाजा अवाम का फंड अवाम पे खर्च होना चाहिए, बिल्कुल। अवाम पर खर्च होना चाहिए। मेरे साथ विलियम अ, साहब ने, ये पिछले आपने समय का दौर था, इन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, हम्म हमारा साथ दिया। आपने बड़ी अच्छी बात की। ये बंदर जी बांट भी हुई है, और मुझे भी याद है हाउसिंग स्कीम का आपसे नॉन सी जो एक कैच कर रहे हैं, जो सियासतदान अमूमन कैच करते हैं अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन अब तो वोट बैंक भी कोई नहीं रहा। अब तो वो सिलेक्शन आती है, इलेक्शन भी नहीं कि उनसे वोट लेना। आपने खुद सुना कि वहाँ खराती सीट का भी बड़ा शोर असेंबली में। नहीं सर, अ, अगर हमारे वोट जाते हैं, पार्टीज को जाते हैं। हम्म हमारा वोट बैंक हम्म, जो है वो पार्टी पार्टी उससे मुस्तफीद होती है। पार्टीज को जरूरत हाँ है, पार्टीज हाँ को दे हाँ, रहे हैं। अब पार्टीज के हम्म, जो, और जो हमारा इस्टम इलेक्शन सिस्टम है उसके मुताबिक जो जी जी। नुमाइंदगी दी जा रही है, वो एक अ, अलहदा बात है। एक हमारी बड़ी लेकिन मजमुई तौर पर अल्टीमेट। सैमुअल, आगे आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपसे अगर मौका हो गया तो मैं जरूर बात करूंगा। हमारी खुशकिस्मती बलूचिस्तान की ये है कि 2 एमपीए हैं, और जो हिंदू कम्युनिटी से है वो सेनेटर है। वो भी काम हमारे एरिया में करता है, बेशक वो करता है, उनका काम है। मैं चलता हूँ शजान। आपने ये गुफ्तगू, आप तो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे, जब असम्बली के सेशन भी होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं, और डेवलपमेंट का भी आपके पास ऐसा डायरेक्टर भी हैं। शजान, ये शाहजान साहब सारी बताइए। बात आपने सुनी, आप कैसे जी जी। सोचते हो, या आप क्या प्लानिंग प्लानिंग चल रही है? बहुत सारे, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, कोयटा से आए कि जी वो फलां आपका जानने वाला है, उसको कोई हमें प्लाट दें, बड़ी मुश्किल में है ये वाली, और बड़ी चली और बड़ी बंदर बांट हुई। वो लोगों ने भी प्लाट लिए हैं जिन जिन जो इस काबिल थे कि वो खुद बना लें, और उन्होंने दूसरों के पे भी कब्जा किए हुए हैं। तो कुछ ना कुछ कहते हैं कि जब आपको हक ऐसे नहीं मिलता तो आपको एहतजाज करना चाहिए। मुझे नहीं नजर आया कि किसी ने कोई ये सारी सारी जो मुश्किलात है इसके बारे में एहतजाज किया है कि भाई हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। मुझे नहीं नजर आया कि कोई एहतजाज किसी अवाम ने, हमारी अवाम ने एहतजाज किया। सबसे सब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं कहूंगा कि अभी सैमुअल साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने हम्म बिल्कुल ट्रू स्टोरी बताई है, जो हम्म रियलिटी है ना, ट्रू स्टोरी बताई है। मैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज कहूंगा कि राइट पर्सन ऑन द राइट पोजीशन, राइट टाइम, राइट पर्सन ऑन द राइट पोजीशन हाँ नहीं है। हाँ लैक ऑफ लीडरशिप बहुत ज्यादा है। हम्म सैमुअल साहब ने भी बात की कि देखें, हमारे पास सबसे बड़ा बजट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है। और हम्म अब तो प्रॉपरली मिनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट बना दिया गया है। 75 करोड़ आप कह रहे हैं, और दूसरे जराये से अगर वफाक से कुछ पैसा आ जाए और कोई वजीर आला का फंड आ जाए तो हम 1 अरब तक चले जाते हैं। यानी कि करोड़ों की फंडिंग, और क्रिश्चियंस की हालत यानी कि उसी तरह पस्तहाली का शिकार। आप अभी भी चले जाएं, चाहे पुरानी आबादियों में चले जाएं या नई आबादियों के अंदर चले जाएं, आप बेसिक नीड की बात कर रहे हैं, आप यकीन करें कि वहां पर बेसिक नीड आपको कुछ नजर नहीं आएगी। वो जो बजट्स हैं
उसको लैक ऑफ मैनेजमेंट के तौर पर लिया जा रहा है। यू बिलीव मी कि जैसे जून नजदीक आता है, आप डिपार्टमेंट्स के रुख जरा करके देखें, तो पूरा साल नहीं सोचा जाता कि इस इलाके की जरूरत क्या है, इस इलाके की नीड क्या है। अगर हम यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको संभालेगा कौन? जब तक आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगा दें, वो नाकाम होंगे। मैं एक ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था, करोड़ करोड़ रुपए की सिर्फ टफटाइल लगाई जा रही है। अगर आप कोई नेक्स्ट नशिस्त रखते हैं तो हम उसके अंदर प्रॉपरली डेटा लेकर आएंगे कि मौजूदा इस टेन्योर के अंदर करोड़ों रुपए जो है टफटाइल की नजर किए जा रहे हैं, और टफटाइल का लाइफ टाइम क्या है, 6 मंथ, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स। एक ट्रैक्टर आएगा पानी वाला, क्योंकि हर गली के अंदर जरूरत है, घरों के अंदर वास्ता का पानी नहीं आ रहा। ट्रैक्टर आएगा जो आपने 50 लाख की टफ टाइल्स लगाई हुई है, और वो उसी टाइम टूट जाएंगी। अब आ जाते हैं लोगों की तरफ। शुरू में कुछ लोगों ने एहतजाज किया, कुछ कॉलोनियों ने एहतजाज किया, लेकिन उनके केसेस कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं। आज जिन क्वार्टरों के अंदर, जिन घरों के अंदर लोग बैठे हुए हैं बगैर बिजली, बगैर पानी, बगैर गैस के, तो डेफिनेटली वो नीडी हैं, वो उनकी जरूरत है। लेकिन हमारे लोग या हमारे हुक्मरान इस जैसा नहीं सोच रहे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, क्या आज तक किसी हुक्मरान ने सोचा कि हम कोई मॉडल विलेज बना के दे दें? करोड़ों रुपए मसीहों के नाम पर आ गए हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए गए हैं, लेकिन कहाँ गए? आज भी हालत उसी तरह ही। मैं तो कहता हूँ कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें, कुछ चीजें ऐसी हैं, उसके लिए 1 रुपए, एक धेले की जरूरत नहीं सर। मैं अभी आपको उसके सोल्यूशन की तरफ भी, अगर आप इजाजत देते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे मैं छोटी सी बात कहता हूँ, बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है हमारा। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स हैं या इस लेवल के हैं। अगर एक कमेटी बलूचिस्तान की सतह पर बना दी जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ 5% कोटा की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। मैं विलियम साहब ने हमारा, जब हम लॉबिंग कर रहे थे 5% कोटा की एसएस से, क्योंकि उस टाइम इन्होंने बड़ा साथ दिया, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर एज एनएलडी हम पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे कि 5% कोटा को किस तरीके से कानूनी शक्ल दी जाए। तो विलियम बरकत साहब उस टाइम मौजूदा एमपी साहब थे, लेकिन उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया। लेकिन आज के दौर के अंदर हमारे लोग, बच्चे, आपने पश्तून बेल्ट की बात करें, पश्तून बेल्ट सिर्फ पश्तून नहीं सर, पूरे बाहर के इलाके बहुत निगलेक्ट किए जा रहे हैं, चाहे बलोच बेल्ट है चाहे पश्तून बेल्ट है। पश्तून बेल्ट से भी कुछ लोग मेरे साथ हैं, पश्तून मिनॉरिटी अलायंस जो है वो मेंबर्स मेरे साथ हैं। आप यकीन करें, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट वहां पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। वहां पर अवाम रुल गई है, और वो चीख रहे हैं कि सर हमें भी नजरों में रखें, हम भी इसी धरती के सपूत हैं। इसी तरह बलोच बेल्ट के अंदर चले जाए, करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं? कोई एक मॉडल विलेज तैयार किया जाए, कोई एक ऐसा काम किया जाए जो रोल मॉडल के तौर पर नजर आए। इस पैसे को बिल्कुल मिसमैनेजमेंट की जा रही है। इसी के साथ मैं कहूंगा कि अगर एहतसाब करना है तो फिर इनको प्रॉपरली लेकर आना चाहिए कि जनाब हमने ये पैसा कहाँ खर्च किया है, किस तरीकाकार के थ्रू किया है। हमें तो ये हालत बना दी जा रही है कि बजाय कोई कंक्रीट काम करने के, कंक्रीट मतलब कि मजबूत काम करने के, 8,000 10,000 के चेकों के पीछे लगाया जा रहा है। 8,000 के चेक दे दें, 10,000 के चेक दे दें, बाबा आप तो करोड़ों रुपए उस चीज में जा रहे हैं। हमारे बच्चों की फीसें नहीं है। हमारे बच्चे जो है ना, क्या कहते हैं, माँ बाप जिस हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, मैंने एडिशनल सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर से बात की, क्या कहते हैं, अचानक मीटिंग के ऊपर बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा सर मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, आप मुझे 1,000 लोगों के दरमियान लेकर आ जाए। हमारे पास इंस्टीट्यूट ही कितने हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, एसबीके, ब्यूटम, अलहम्द, ये चंद 5-6 और यूनिवर्सिटीज। एक लेटर आप लिखे, मैंने कहा आप नहीं लिख सकते, हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं। लेटर लिखे, ठीक है, हुकूमत का काम बड़ा लेट होता है, वहां से 1 महीने के अंदर अगर एक लेटर का जवाब आता है तो कितने बच्चे होंगे? 30, 40, 100, 150, पूरे साल उनकी फीसेस दे दें। मैंने कहा रहती जिंदगी तक वो हुकूमत के भी काबिल तहसीन उसकी तारीफ करेंगे, और उन बच्चों का फ्यूचर हल हो जाएगा। आप यकीन करें कि अभी कुछ अर्सा पहले दिसंबर के अंदर हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 50-50 हजार रुपये उनकी फीसें बकाया थी, तो उनको सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे। इसी तरह से मैं बात करूंगा, लेजिस्लेशन के ऊपर कोई पैसा नहीं लगता सर, मटीरियलिस्टिक चीजों के ऊपर पैसा लगता है। 3% या 5% एजुकेशन में शहजान कोटा कर दिया गया। शहजान इस जी जी वक्त बात ये चल रही है, मुझे भी लग रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आप सेंटर की सिर्फ बात कर रहे हो, सेंटर की, कि जी 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 जी, सेंटर में ठीक है। है। क्योंकि आपका बलोच एरिया जो है काफी सारा इस तरफ आ गया हुआ है, सेंटर में आ गया, ठीक सेंटर है। से इस तरफ बलोच बेल्ट में आ गया हुआ है, वहां से वहां पे। अच्छा, बात कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब मैं आता हूँ वापस मटीरियलिस्टिक सर। देखें, हम्म। जो फंड्स, इस टाइम हम ये नहीं कह सकते कि हमें हुकूमत पैसा नहीं दे रही, हुकूमत हम्म। पैसा दे रही है। हम्म। पिछली गवर्नमेंट्स के अंदर हम ब्लेम कर सकते थे, हम्म। और उससे पिछली गवर्नमेंट के अंदर भी करोड़ों रुपए दिए गए, हम्म। लेकिन कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, लैक ऑफ प्लानिंग।
लैक ऑफ मैनेजमेंट और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। मैं ये कहूंगा अवाम को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। बंद कमरों के अंदर, एसी के कमरों के अंदर बैठ कर जब आप जून या मई के महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप यानी कि प्रोजेक्ट्स बनाकर भेजेंगे और आप सिर्फ उसको ये देखेंगे कि जनाब ये प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द कैसे किया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट ये नहीं देखता कि उसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ कैसे लेके जाना है। हमारे लोगों की सबसे बड़ी नाकामी भी यही है कि जहां से मेन मेन यानी कि हमें फंडिंग हो रही है, उस तरफ सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान बैठे हुए हैं। वो ये नहीं कह रहे कि जनाब हमने प्रोजेक्ट कैसे लेके चलना है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है। उनको तो अपने कल का नहीं पता। कम्युनिटी बेस के ऊपर आप आ जाएं सर, यहाँ बरसाती कम बैठे हुए हैं, पूछें क्या उनसे कभी कोई राय ली गई, क्या उनसे कभी इन राइटिंग कुछ पूछा गया? प्रोजेक्ट बनाता कोई और है, जेन किसी और का होता है, इम्प्लीमेंटेशन कहीं और हो रही होती है, पीएसडीपी कहीं और बन रही होती है, और अचानक मोहल्ले वालों को पता चलता है जनाब ये जो है ना क्या कहते हैं आज नाली बन रही है, आज फलानी चीज बन रही है। 3 महीने भी नहीं चलती सर, पैसे का जिया। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? क्या कभी इन लोगों ने सोचा कि जब इनके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, जब इनको पता होता है कि 20 करोड़ 30 करोड़ रुपया हमारे पास आ रहा है, हमने फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, हमने एजुकेशन को कितना पैसा देना है, हेल्थ को कितना पैसा देना है, बच्चों की स्कॉलरशिप को कितना पैसा देना है, और गली नाली मोहल्लों को कितना पैसा देना है। ये बिलीव मी, पाकिस्तान हम कहते हैं एसजीडी सस्टेनेबल गोल 2030 तक बनाकर बैठे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे मौजूदा दौर के जो है ना क्या कहते हैं जितने भी लोग हैं वो एसडीजीज के बारे में सोचते होंगे। हाँ, कुछ एमपीएस ने अच्छा काम किया, जैसे विलियम साहब ने भी बात की है, या टाटा साहब जी। है, उन्होंने नो डाउट उसे कि आप ये ना सोचे कि किसी और का प्रोजेक्ट था। ऐसी अप्रोच चाहिए, ये हमारे लोग हैं, हमें इनके लिए काम करना है। और मैं कहता हूँ खुदारा, यहाँ पर अपने लोगों को समझने की जरूरत है। और जी यहाँ पर जी। बिल्कुल सैमी साहब ने बड़ी अच्छी बात शाहजान की है। साहब, शाहजान साहब, वैसे तो मसाइल, इतने मसाइल हैं कि हम घंटों घंटों बात कर सकते हैं। तो मैं आगे चलता हूँ, फिर मेरा ख्याल है आखिरी समेटेंगे हम लोग। विलियम भाई, 2 पॉइंट हमारे पास आए हैं, इसका हल हमने देना होता है कोई ना कुछ। एक तो तलीमी तरजीहात क्या होनी चाहिए, दूसरा ये है कि तरक्याती मंसूबे जो हैं वो फेल, ठीक है जगह दी है, बड़ा एहसान है, लेकिन वो गैर मुस्तहकम, या कह लो कि वो पायदार प्लानिंग नहीं है उनकी। इसको अभी भी वक्त है, अभी वक्त नहीं गया, अब भी वक्त है। वो कैसे दुरुस्त होगा, तो कौन करेगा? मैं सबसे पहले तो अपना सहमत साहब की बात को मैं उस पर थोड़ी बात करूंगा। इसमें जो इस वक्त समाजी तंजीमें हैं उनका किरदार तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी हम्म। कम्युनिटी में अब समाजी तंजीमों की बहुत ज्यादा कमी है। सियासी तंजीमों में जो हमारे लोग हैं, आपने पश्तून बेल्ट की बात की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पश्तून बेल्ट में जो काम हुआ इतना ज्यादा नहीं हो सका। उसकी भी वजूहत है। कोई वहाँ अदारा नहीं है, बकौल आपके जैसे आपने कहा कोई तालीमी अदारा हमारा प्राइवेट नहीं है। जो स्कीमें हैं कुछ मेरे दौर में बनी, चर्चिज की जैसे आप बात कर रहे हैं, कुछ चर्चिज बने, कुछ कम्युनिटी हॉल बनाए ताकि वहाँ के लोगों की जरूरत पड़े, और कब्रिस्तान जो थे उनकी 4 दीवारें ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले, उनको जो है बाइज्जत तरीके से रखा जाए, हमारे जो वहां पर लोग दफन है उनकी हिफाजत की जाए, इस पर काम हुआ। बदकिस्मती ये है कि जो हमारा सिस्टम है, सियासी जो हमारा आइन है उसके तहत जो है, जो हमारे एमपीएस बनते हैं उनके पास इतने ज्यादा इख्तियार भी नहीं है। जो पार्टी है वो, अगर कोई एमपीए थोड़ा मजबूत होगा तो वो शायद अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ज्यादा फंड ले सकेगा, वरना ज्यादातर फंड जो है वो पार्टीज जो हैं वो अपनी स्वार्थ पर उसको उसका जो है इस्तेमाल करती हैं। साथियों की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हमारे पास फंड है उसका उसकी यूटिलाइज जो तकसीम कार है वो इस तरीके से हो जहां जरूरत है वहां हो, और उसमें लोगों की बाकायदा रजामंदी शामिल होनी चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि अगर एक एमपीए सिर्फ अपने मकसद के लिए स्कीम बनाएगा तो जाहिर स्कीम तो बन जाएगी, लेकिन लोगों की उसमें पजीराई नहीं होती, और इसी वजह से ये चीजें रह जाती हैं। क्योंकि जब वो स्कीम बनाता है या बनी गई हैं स्कीमें, उसमें ज्यादातर ये हुआ है कि वो स्कीमें जो हैं वो पहले जो मौजूदा अदारे हैं जैसे क्यूडीए है या
बीडीए है या गैस कंपनी है, इनसे बाकायदा तौर पर मंजूरी नहीं ली जाती, तो ये मसाइल पैदा होते हैं। और आपके तवज्जुह से साथियों ने जैसे कहा है, शेजान साहब ने जैसे कहा है कि ये एक ऐसी नशिस्त आप रखें जिसमें ये पहली और आखिरी नहीं होनी चाहिए, इसमें इन चीजों पर और काम हो, क्योंकि ये आपको पता है, आप समझदार हैं, आप समझते हैं हर चीज। 2023 जो है इलेक्शन का साल है, हमारे लोगों को भी आगाही मिले, और जो इस मैदान में आना चाहते हैं उनको भी थोड़ा पता लगे कि अगर वो इस मैदान में आना चाहते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने काम को आगे लेके जाना है, और अपनी अपनी पार्टीज को इसके लिए कायल करना है कि मेरी ये मसाइल है, मेरी ये मजबूरी है, मेरे लोगों की ये जरूरत है, मैंने इन चीजों पर आगे जाकर काम करना है अगर खुदा उन्हें कामयाबी देता है। नो नाइस, सो नाइस। अच्छा, एक इलेक्शन की तो आपने बात की है। हमारे पास जो अपने नुमाइंदे सेलेक्ट करने का ये जो मौजूदा सिस्टम है कि रिकमेंडेशन है या सिलेक्शन है, आप समझते हो कि ये ठीक जा रहा है आपके मुताबिक? आप तो बड़े दोनों इलेक्शन देखे हैं, जुदा गाना भी देखे, ये भी देखे। आपके मुताबिक ये सिस्टम ठीक है हमारा, विले गुजारिश भाई? है, अगर किसी को मेरी बात बुरी ना लगे, हाँ हाँ हमारे दूसरे लोग जो ये जो पैनल के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ क्योंकि जब ये सिस्टम जो था, हाँ जुदा गाना था, हाँ तो उसको खत्म करने में भी हमारे मजहबी रहनुमाओं ने बड़ा किरदार हाँ, अदा बिल्कुल किया। बिल्कुल। जी। तो कहने का मेरा मकसद है कि हम किसी चीज से खुश नहीं होते हैं। अब ये जो सिस्टम है, इसमें भी ये पांचवा इलेक्शन आ रहा है, उसमें भी 4 इलेक्शन हुए थे, हम्म अब ये पांचवा आएगा 2023 में, हम्म इस सिस्टम में, जो कि पार्टीज के थ्रू होता है। हम्म पार्टीज ये कहती हैं कि हमें तो आइन के तहत हम मजबूर है, हर पार्टी ये कहती है कि आपके लोगों का हक होना चाहिए, आपके ये होना चाहिए, क्योंकि उनको वोट चाहिए। सहमल साहब की बात को मैं बड़ा कर रहा हूँ कि हर पार्टी का ये कोशिश होती है कि वो मिनॉरिटीज लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा माजरत के साथ, क्योंकि हम्म। मैं इसको अपने आप को मिनॉरिटी नहीं समझता नहीं हूँ, नहीं, सही हम सही कह रहे हो अक्सरियत आप, के साथ सही है। कह रहे तो हो। उनको हमारी जरूरत है, हमारी हम्म जरूरत है, और हम्म उस जरूरत को समझते हैं। लेकिन हम्म चूंकि एक आइन है, उसके तहत वो कहते हैं कि हम कभी रुकावट नहीं बनेंगे कि अगर आपको अलहदा वोट देने का हक मिले। हमारी हम्म अपनी कोशिश ये रही है, जब मैं समाजी कामों में था या दूसरे चीजों में, हमारी कोशिश थी कि हमने डबल वोट दिया है, लेकिन बदकिस्मती से वो रुझान अब खत्म हो गया। जहां भी हो, जो भी हमारे नुमाइंदे आए, वो अपने अपने उस हल्का अहबाब को, अपनी पार्टीज को कायल करें, और अपने लोगों के साथ मिलकर इस मकसद को लेकर आगे बढ़ाएं। जहां जहां कमजोरियां रह गई हैं, उसको देख के जो भी नया एमपी आता है वो देखे कि पिछले में जो काम नहीं कर सके, वो खामियों को मैं कैसे दूर करूं, फिर आगे जाके बेहतरी आएगी। चलो, बहुत शुक्रिया। आप एक एक मिनट का, आपसे ही वापस चले जाते हैं, एक मिनट का मैसेज आप दे दीजिएगा कम्युनिटी के नाम, क्योंकि कम्युनिटी को क्या करना चाहिए खुद तो कुआत से हट के, उसका अपने क्या फराइज हैं? कम्युनिटी जी। की मेरी तो हम्म यही गुजारिश है कि कम्युनिटी की पॉजिटिव सोच जो है वो रहनी चाहिए, तरक्की की तरफ जाना चाहिए, जा रहे हैं और मजीद हम तरक्की करें। हमने इसी वतन में रहना है, इसी खित्ते में रहना है, इसी मुल्क में रहना है। हमने मेजॉरिटी के साथ मिलकर अपने हकूक के लिए तहफ़्फ़ुज़ भी उनका करना है, और उन हकूक को हमने हासिल करना है उनके साथ मिलकर। और उसी सूरत में हो सकता है जब हम उनके पाए के मुताबिक चले। हमने उनके बराबर चलना है, अपने आप को उनके मुताबिक बनाना है, हमने अपने आप को उनसे कम नहीं समझना है, हमने उसके बराबर चलना है। यही जी। सोच होनी चाहिए हम चले, में से हर एक मसीह खानदान की, हर मसीह फर्द की ये सोच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शहजान साहब, शहजान सर आप। थैंक यू वेरी मच। जी। जी, आज के निशिस्त का थैंक यू वेरी मच, और तमाम पैनलिस्ट का भी और तमाम सुनने वाले और देखने वालों का भी। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगा कि तमाम मसीह कौम जो है अब अपने राइट के लिए उठ खड़ी हो, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के फंड्स हैं उस पर आपका हक है। आप अच्छा लिखते हैं, लिखें, अपने राइट के लिए बोलें। अच्छा बोल सकते हैं, हर फोरम पर बोलें, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बोलें। अब वो वक्त नहीं रहा कि आप चुप बैठे रहें, अब आपको बोलना पड़ेगा। अपने बच्चों को एजुकेशन जरूर दिलाएं। प्राइवेट नहीं दिलवा सकते तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्तर पर जरूर दिलाएं। गवर्नमेंट अब वैसे नहीं रही, गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट आ गए हैं, आप बच्चों को वहां पर पढ़ाएं। हायर एजुकेशन के लिए आप बहुत ज्यादा यानी कि
अदारों के अंदर उनको कंपनसेट किया जा रहा है। आप अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशन दें, आने वाला दौर सिर्फ एजुकेटेड लोगों का होगा, और जो लोग नहीं पढ़ सके वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तरफ जाए, और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्किल्स नहीं सीख रहे छोटे कारोबार की तरफ से जाए। हमारी तरक्की एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और कारोबार के अंदर है, और अगर हम तीनों चीजों को इग्नोर करेंगे, बिलीव मी कि हम किसी तरफ के नहीं रहेंगे। और यह है कि अपनी आवाज हमेशा बुलंद करते रहें, हर फोरम पर बुलंद करें, और जितने भी हुक्मरान बैठे हैं ये आपके फंड्स लेकर बैठे हैं। आपने अपने राइट्स के लिए आवाज बुलंद करनी है और हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि मुझे पता है पूरे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम बड़े टफ हालात चल रहे हैं और इन्फ्लेशन रेशियो, महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन आप सब ने अपने राइट्स के लिए आगे बढ़ना है और होप जरूर रखनी है, उम्मीद टूटनी नहीं जी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। सैमुअल अयूब साहब, आप क्या कहोगे अपने मसीह कम्युनिटी को? जी। तो मैं तो मसीह कम्युनिटी की मैं ये पैगाम दूंगा, खास तौर पर जो हमारे मसीह स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें एमपीएज हैं, जो हमारे अदारे हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, उनके सरकर्दा जितने भी हैं, मैं उनको पैगाम दूंगा कि वो अपना किरदार अदा करें। एजुकेशन हमारा, खास तौर पर जैसे मैंने पहले जिक्र किया, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बहुत अहम है, उस पर तवज्जो दी जाए, ताकि बच्चे जो है वो मिडिल और सेकेंडरी में कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए तालीम हासिल करके आगे जाएं। क्योंकि हमारा फिनोमेना ये है कि बच्चे जो नर्सरी या मॉन्टेसरी या दाखिल होते हैं वो कम अज कम फिफ्थ तक जाकर, प्राइमरी में जाकर ड्रॉप हो जाते हैं। उसकी बड़ी वजह है कि ये सारे सरकारी मुलाजम हैं, सरकारी जॉब है, इनके पास पैसा नहीं है, ये फीसें पे नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह तवज्जो दी जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे सबसे, विलियम साहब ने बात की चर्चेस की, उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, वो मसीहों के स्टेक होल्डर्स हैं, फलाह बहबूद के, तालीम के, मजहबी जो तालीम है उसके, तो उनको इस हमारे जो बड़े फंड हैं वो चर्चेस पर लग रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में, खासतौर कोयटा में, एक बड़े फंड जो है वो चर्चेस पे लग रहे हैं। एक दफा लगे हैं, दो दफा लगे हैं, तीन दफा लगे हैं। अब तो मतलब ये है कि उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चर्चेस की जो है तादाद जो है काफी बढ़ चुकी है। तो चर्चेस को चाहिए, वो कोई भी चर्च है, जब भी किसी चर्च को फंड दिया जाए जाता है तो उसको कहा जाए कि आप एक स्कूल खोलेंगे, साथ आप एक अदारा खोलें, हम आपको फिर फंड देंगे। चर्चेस से हमें क्या मिल रहा है? इसलिए मेरा पैगाम है कि दोनों तरफ चर्चेस और अदारे मिलकर तालीम पर तवज्जो दें, क्योंकि तालीम में हमारी तरक्की है, आने वाली नस्ल तालीम से ही तरक्की पा सकती है। थैंक यू, शुक्रिया। जी जी। सैमसन, आपने एक एजुकेशनल सोसाइटी भी बनाई थी। चूंकि टाइम कम में रहा, हमारे पास मसाइल बेशुमार हैं, टेक्निकल पे बात नहीं कर पाए, टेक्निकल अदारों पे नहीं बात कर रहे। असल में आप पैगाम दीजिएगा, मैं फिर सम अप करता हूँ। जी। चूंकि मेरा ताल्लुक तो एजुकेशन से है, तो मैं तो अपनी कम्युनिटी को एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा, अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो गवर्नमेंट एजुकेशन इदारे जो हैं, एजुकेशनल इदारे, वो बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ से इस्तेफादा कर सकते हैं। जहाँ आपको सहूलत है, जहाँ आप अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों को ज़रूर तालीम दिलवाएं। और तालीम के साथ एक जो बड़ा फ्लॉज देखने में आया, मैंने ये यूथ से बात की है अभी आपके प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने बड़ा एक गिला किया है कि हमारे बच्चे जो तालीमी इदारों के अंदर पढ़ भी रहे हैं, उनकी भी तालीमी हालत कोई अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि वालदैन जो हैं उन पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। वालदैन उनको चेक नहीं कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है अगर किसी तालीमी इदारे में जा रहा है तो वहां पे वो क्या कर रहा है। आया वो वहां कोई नशे की लत में तो नहीं पड़ गया, आया कोई और जो है लत में, तो किसी और बुरी आदत में तो नहीं पड़ गया। तो खुदारा मेरे तमाम वालदैन से अपील है जिनके बच्चे तालीमी इदारों, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो है, चाहे आपका बच्चा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता है, उस पर चेक रखें, उसको देखें कि वो कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके दोस्त कौन से हैं, उसकी जो है तरजीहात कौन सी हैं, उसकी एक्टिविटीज क्या हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है माशरा जो है हमारा वो सख्त तनजुली का शिकार है। और माशरे में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो वो भी जो है उन हालात से गुजरते हैं और बहुत सारी इल्लतों में पड़ जाते हैं। तो खुदारा अपने बच्चों को जो है चेक रखें कि वो क्या कर रहे हैं उन तालीमी इदारों में। सिर्फ आपकी फीसें ज़ाया तो नहीं हो रही, आपकी मेहनत ज़ाया तो नहीं हो रही, सिर्फ स्कूलों में भेज देना
या ये सोचना कि मेरा बच्चा स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है वो वहां पे पढ़ ही रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे जो है बहुत सारी इल्लतों में पढ़ते जा रहे हैं, और पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम आप अच्छी तरह समझते हैं। बहुत सारे तालीमी इदारों की खबरें भी आती रहती हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो खुदारा अपने बच्चों को जहाँ कहीं भी वो पढ़ रहे हैं उन पे जरूर चेक एंड बैलेंस रखें, उनको देखें कि वो वहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज क्या हैं और उनके दोस्त जी कौन हैं। जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहूँगा कि जो फलाही अदारों को फ़रोग देना पड़ेगा। ये बातें हमने सारी सियासतदानों की भी वैसे सारी बातें एक बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी एक बामानी बातें सामने आई हैं कि कहाँ कहाँ पे है। लेकिन एक कमी जो पहले थी, अब कमी कुछ लग रही है कि फलाही जो मोहल्लावार तंजीमें जो हैं अपनी मदद आपके तहत क्या हम कर सकते हैं, इसको फरोग देना बहुत ज़रूरी है। ये जो चेक एंड बैलेंस की बात की, या अपने बच्चों को, कई ऐसे हैं कि दोनों दोनों को काम करना पड़ता है, हालात ऐसे वाकयात हो गए हैं, बाप को भी माँ को भी काम करना पड़ता है, वो बच्चों पे तवज्जो नहीं देते या वो खुद नहीं पढ़े लिखे। लेकिन इसमें अगर अपनी कॉलोनी वाइज या ऐसे फलाही तंजीमों को सामने लाएंगे जो अपनी मदद आपके तहत काम करेंगे, तो मेरा ख्याल है काफ़ी सारे हम मसाइल पर काबू पा सकते हैं। नाजरीन, आज की सारी गुफ्तगू गो के वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता है, और बेशुमार मसाइल हैं, बेशुमार बात करनी बनती भी हैं, करनी भी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे एक दो तीन जहाँ भी जितने भी सेशन हो सकें हम ज़रूर करेंगे, ताकि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो मसीहों की सूरत हाल बेहतर हो। बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पे। मैंने शुरू में इसलिए नाम नहीं लिया कि एक भी बीच में कभी रह जाए तो फिर मसला बन जाता है कि क्यों नहीं पुलिस में। ये बहुत सारे हमारे बड़े नायाब नाम हैं, बहुत नायाब नाम है। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सैमसन जेम साहब का भी। फिर ये विलियम भाई, आपका बड़ा मशकूर हूँ। आप एक हमारे सीनियर हैं, तो आप काम कर रहे हैं। खुदा आपको और हिम्मत और ताकत दे, आपको सेहत दे, आपको उम्र दे, ताकि आपका जो कहना है कि जब मैं आऊँ तो एक अच्छा कोयटा, अच्छा बलूचिस्तान देखूं। और जल्द ही मेरा चक्कर ज़रूर लगेगा, और मैं ख्वाह हूँ। और इसीलिए जो न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क है, इसमें हमारा अखबार भी है, इसके साथ हमारा अंजीली मीडिया भी हमारे साथ शामिल है कि चैनल के साथ हमने अखबार भी रखी हुई है। तो अखबार के थ्रू भी हम जहाँ नहीं पहुँचती कोई चीज़, वहाँ अखबार के ज़रिए भी हम काम करें। उम्मीद है आप तावन करते रहेंगे। उसके बाद शहजान साहब, आपके पास बेशुमार बातें थी, मुझे डिस्कस होती रही आपके साथ, आप नहीं कह पाए, लेकिन उम्मीद है अगली दफ़ा आप बात करेंगे, आपको मौका मिलेगा, हम थोड़ा सा हट जाएंगे। और इसी तरह सैमुअल अयूब साहब, मुझे अभी भी याद है जब डिक्लेरेशन की बात होती थी तो वहाँ आपके ऑफिस में पहुँच जाते थे, आप भी काम कर रहे हैं। और ये आज के नाजरीन, बड़ी खुशकिस्मती है कि अच्छा पैनल हमारे साथ आया था जो वाकई इस वक्त काम करने में। बहुत शुक्रिया आप सबका। और नाजरीन, स्पेशल बलूचिस्तान के रहने वाले मेरे साथी, मेरे बहन भाई, दुआ गो भी रहिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। एक हमेशा कहते हैं मट्टी का कर्ज, मेरा भी कर्ज लेकर मैं बलूचिस्तान की तरफ आता रहता हूँ वक्तन फ़क्तन, लेकिन आपका तावन ज़रूरी है। और अगर आपका तावन हासिल रहेगा तो हम जो अपने मकसद हैं उनको पूरा कर लेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, नेक तमन्नाओं के साथ। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।